क्या बजट डे वैसा रिएक्ट कर सकता है जो पहले 1-2 साल पहले करता था? वो क्या गया है ना कि हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, उसमें हम थोड़ा सा ना ट्रैप हो गए। इस साल में इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे रहने वाला है? अगर आपका व्यू है से कि ये पैसे मुझे 10 साल बाद जरूरत पड़ेंगे तो आप इन्वेस्ट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको से 1 साल बाद जरूरत है कि आपकी शादी होने वाली है या घर में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है या फ्लैट का डाउन पेमेंट करना है, तो अभी ये टाइम नहीं है कि पैसा आप मार्केट में रखो। वो कॉइन्स बस इसलिए आएंगे कि किसी एक जन का वेल्थ क्रिएट होने वाला है। इट कैन बी यू, इट कैन बी मी ऑल्सो, इट कैन बी एनी अदर पर्सन हु इज लिसनिंग टू द पॉडकास्ट। पंप होने के पहले कोई कॉइन पता चल जाए तो हम भी पैसे लगाएंगे, बट वो पता नहीं चलता, हमेशा पंप होने के बाद ही पता। ट्रम्प का भी क्रिप्टो का बहुत बड़ा हाथ है कि क्रिप्टो को पंप करवाने में। जब वो चले जाएंगे तो क्रिप्टो जितना आज की डेट में क्रेज में उतना नहीं रहेगा। मेरा मानना ये है कि जब 2016 से 20 तक वो उसमें क्रिप्टो से ज़्यादा क्रूड मेटल्स ये ज़्यादा वोलेटाइल होते थे, तो वो भी बहुत चालाक हैं। वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स टाइम टू टाइम चूज करते रहते। हमारे कंट्री में रिच लोगों को लोग ऐसे भी पसंद नहीं करते। हाँ। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा पाप है पैसा कमा लेना। मतलब अगर आप मान लो आज वैगन आर चला रहे हो तो आप जी वैगन की मत सोचो, आप खाली बस वैगन आर से फॉर्च्यूनर पे जाओ ना, आप देखो, और गलती से वैगन आर से जी वैगन पे चले गए तब तो लोग आपको चोर डिक्लेयर कर ही देंगे। हाँ। आज मैं बताता हूँ कि अगर आज बियर मार्केट आ जाए 1.5 महीने का ब्रूटल वाला, 2 महीने का ब्रूटल वाला, ऐसा होगा हाल कि जितने लोग भी अभी बोलते हैं ना कि नहीं हम तो बोले हैं, सब बियर बन जाएंगे। यस, डेफिनेटली। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडियन क्रिकेट टीम की तरह है। टॉप 11 प्लेयर जो अच्छा खेल रहे हैं वो टीम में है। इंडिया के बाकी क्रिकेटर्स क्या अच्छा खेल रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पे वही है, जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है हर 6 महीने पे टीम से बाहर। कि मैंने फील्ड भी यही था, सीखा भी यही, काम भी इसी फील्ड का किया, सब कुछ जानकारी थी, डाटा का एक्सेस था, सब कुछ होते हुए भी मुझे 5 साल लग गए प्रॉफिटेबल होने में। वो इंडियन मार्केट जो इतना स्ट्रिक्ट हुआ ऑप्शन ट्रेडर के लिए, जैसे कि जिसको लॉस करना है वो यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं लॉस करेगा, ऐसा करना इनके लिए ठीक रहा या इन्हीं को ही बैकफायर कर गया? दुनिया में कहीं भी गैम्बलिंग कंट्रोल नहीं की जाती। अभी जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, ये गवर्नमेंट कभी ना कभी हटेगी, तो वो स्टॉक मार्केट कैसे लेगा? अगर आप रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो कांग्रेस रेजिम उसमें स्टॉक मार्केट ने ज्यादा बेटर किया है कंपेयर टू बीजेपी रेजिम। वो बोलते हैं सर सिखाओ मत, क्या खरीदना है ये डेफिनेटली। पब्लिक की एक्सपेक्टेशन भी तो गलत है। हर चीज स्कैम हो गई ना, क्रिप्टो स्कैम, स्टॉक मार्केट स्कैम, ट्रेडिंग स्कैम है, कैश रखो वो स्कैम है, एफडी में पैसे नहीं बनते हैं, घूम फिर के सब चीज बदनाम हो चुकी है। मतलब कि पैसे अगर आपके पास हैं तो उसको आप कुछ मत करो। जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, बट उनका स्टॉक मार्केट क्यों 19 से 50% तक बढ़ गया? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। और आज के जो पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं, मैंने उनकी वीडियोस पर्सनली अपने इनिशियल स्टेजेस पे देखी है और ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। सो प्लीज वेलकम मनीष सर। Thanks for welcoming me and thanks for inviting for this podcast. Usually मेरे बहुत कम ही पॉडकास्ट होंगे and you were one of the first few people जिन्होंने मेरे को बोल के रखा था। It was just कि टाइमिंग मैच नहीं कर पा रहा था, but I like young people like you doing very well. तो and I hope कि आपको देख के और भी लोग इंस्पायर हों, कुछ अच्छा करने की कोशिश जरूर करें। सो सर, कैसी चल रही है लाइफ? ठीक ठाक चल रहा है। जैसे देखिए क्या है, ट्रेडिंग तो इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, तो अब उसमें अप डाउन ये सब चलते ही रहते हैं, तो चल रहा है। अभी जैसे अभी अपने बात कर रहे हैं उस समय क्रिप्टो से गिर रहे हैं, तो ट्रेडिंग पोजीशंस में कुछ ऐसे ट्रिगर हो गए हैं, तो ठीक है, अब शाम को देखेंगे पॉडकास्ट के बाद कि क्या कर सकते हैं। हाँ जी। सो जो आपने अभी क्रिप्टो की बात करी, तो पहले मैं तो सोच रहा था जर्नी आपसे पूछूं, बट चलो क्रिप्टो की थोड़ी बातें पूछ लेता हूँ कि जैसे क्रिप्टो अभी गिर रहा है, तो आगे का जो 2 साल का प्लान है क्रिप्टो में, वो क्या रख सकते हैं? जैसे काफ़ी लोग ना मुझे हेट करेंगे इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं ये मतलब अपनी तरफ से अपना बताना चाहता हूँ कि मैं क्रिप्टो को ये मानता हूँ कि क्रिप्टो 2 एरियाज में डिवाइडेड है। वन इज़ बिटकॉइन, वन इज़ रेस्ट ऑफ ऑल। तो बिटकॉइन क्या है कि बिकॉज उसको माइन करना पड़ता है, उसको जनरेट करना पड़ता है, एंड प्लस ये हाल होके रखा है कि उसकी सप्लाई लिमिटेड है। एडिशनली हर 4 साल में हार्विंग हो रही है। अभी ये पॉइंट पे पहुंच चुका है क्रिप्टो माइनिंग, जहाँ पे सबको बताया जा रहा है क्रिप्टो माइनिंग कर लो। कोई ये नहीं बता रहा कि व्हाट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व, इलेक्ट्रिसिटी का कितना कंजम्पशन है, डिवाइस के क्या कॉस्ट लगते हैं। जितना हाई कॉस्टिंग है, जितना ये सब है, अब धीरे धीरे क्रिप्टो माइन करना सस्टेनेबल नहीं बचा है।
तो गोइंग फॉरवर्ड ये होगा, लोग जो सोच रहे हैं कि 2021 तक लास्ट बिटकॉइन माइन हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो लास्ट बिटकॉइन का माइन भी होने वाला है। तो मोस्टली जो सप्लाई है ना, जो आज है वही या इससे थोड़ा सा और एडिशनल सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कुछ कंट्रीज अभी भी हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, तो वहाँ पे होते रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बिटकॉइन माइनिंग बची नहीं है। तो बेसिकली ये गेम हो जाएगा कि जैसे अपने स्टॉक मार्केट में शेयर्स लिस्टेड होता है, तो शेयर्स की सप्लाई लिमिटेड है, उसी को खरीदने वाले लोग बैठे हैं, तो उसी में बाई सेल लगते रहेगा, जितना डिमांड है उतना उसका प्राइस है। ऑन द कॉन्ट्ररी बाकी जितने भी अदर कॉइन्स हैं सब में क्या सप्लाई का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, यानी कि उनका जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल हम एथेरियम की बात करें, सोलाना की बात करें, उनके जितने कॉन्ट्रैक्ट्स राइट होंगे, जितना उन पे प्रोजेक्ट्स बनेंगे, उनकी सप्लाई और बढ़ते जाएगी। तो जस्ट बिकॉज उनके यहाँ लिमिटेड सप्लाई नहीं है, उनके यहाँ प्राइसिंग प्रेशर हमेशा रहेगा। प्लस जब भी सप्लाई में कोई लिमिटेड डेफिनेशन नहीं होता, जैसे अब डेफिनेशन की तो आप डाल दोगे कि इतने करोड़ ही लिमिटेड रहेंगे, बट देन दैट नंबर इज इन करोड़, राइट। तो जब सप्लाई एक संग ट्रिगर हो गई, कभी कोई पैनिक सेल ऑफ वगैरह आया, तो प्राइस कहीं तक भी टूट सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी बिटकॉइन में क्या सप्लाई लिमिटेड है, एवरीवन वांट्स टू गेट ए पाई ऑफ इट, थोड़ा सा मुझे चाहिए, थोड़ा सा मुझे चाहिए, सब खरीदने के पीछे लगे हुए हैं। तो हमेशा ये आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे डिमांड रहेगा, डिमांड सप्लाई के हिसाब से वो चलेगा। बाकी जितने कॉइन्स हैं एक पॉइंट पे पहुंच के उनका वैल्यू का कोई लॉजिक नहीं बचेगा। तो जितने छोटे कॉइन्स रहेंगे, जितने नए कॉइन्स आएंगे, वो कॉइन्स बस इसलिए आएंगे कि किसी एक जन का वेल्थ क्रिएट होने वाला है। इट कैन बी यू, इट कैन बी मी ऑल्सो, इट कैन बी एनी अदर पर्सन हु इज लिसनिंग टू द पॉडकास्ट, कि एक पर्टिकुलर कॉइन का उसको नाम पता चल गया और उसने कुछ पैसे लगाए और वही डबल हो गया। वो उसकी किस्मत के लिए शायद वो कॉइन बना हो, उस कॉइन की किस्मत में ये लिखा है वो जीरो ही होगा, आज नहीं तो कल। तो मोस्टली हर कॉइन का यही कहानी है। और जितने जितने नए नए प्लेटफॉर्म्स आते जा रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट राइट किया जा रहा है, हर प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते जाएंगे, तो उन सब की सप्लाई दिन पर दिन बढ़ते जाएगी। और जैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी, पैसा तो लिमिटेड है, पैसा तो इनफाइनाइट है नहीं, तो पैसा किसको चेज करेगा? आज जो कुछ डार्लिंग क्रिप्टोस बने हुए हैं सबके, उनको चेज हो रहा है, कल कोई दूसरा चेंज हो जाएगा, उनको चेज किया जाएगा, तो पैसे उधर माइग्रेट करेंगे। लेकिन एक जो है बिटकॉइन, वो हमेशा एक अलग पाथ पे चलेगा, अदर्स अलग पाथ पे चलेंगे। तो नेक्स्ट 2 years डाउन द लाइन अगर हम डिस्कस करें, तो शायद आपको ये दिख सकता है कि बिटकॉइन बिकॉज ऑफ ओनरशिप कंस्ट्रेंट की सबको चाहिए, वो आपको बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे सकता है, बट ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट शायद इतना अच्छा करता हुआ ना दिखाई दे। ओके। एंड जो क्रिप्टो आपने बोल दिया कि सिर्फ बिटकॉइन चलेगा, और जो आज की डेट में इथेरियम, सोलाना, आज अभी रिसेंटली पंप हुआ XMR करके एक कॉइन, कल मैं देख रहा था एक अलग सा कॉइन 100% पंप हो गया था। तो चलिए वो होते रहेंगे, ये सब चीजें होंगी। अब उसमें जिसने 100% पंप उठाया फायदा, उसके तो पैसे बन गए। तो जैसा मैंने बताया ना कि किसी एक की किस्मत चमकने के लिए वो कॉइन आएगा, बट वो एज ए मास कोई पैसा बना ले कि कोई, अगर हम बोलेंगे क्रिप्टो में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया पैसा बन जाए, ऐसा रियलिटी नहीं होगा। वो कहाँ होगा? वो जहाँ स्टोर ऑफ वैल्यू है, जहाँ पे लिमिटेड सप्लाई है, जहाँ पे प्रूफ है कि भाई इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मतलब देयर कैन नॉट बी मोर नंबर ऑफ सप्लाईज दैट कम्स इनटू द मार्केट, उसमें रहेगा। लेकिन जो ये पंप हो रहे हैं अचानक से 100% हो गए, हमें पंप होने के बाद पता चलेगा, बट कोई एक बंदा होगा जिसके पास वो कॉइन पंप होने के जस्ट पहले, पता नहीं उसने कुछ भी देखे खरीद लिया हो, उसकी किस्मत में वो पैसा लिखा था, वो पैसा चलाएगा उसके पास। एंड यही चीज चलते रहेगी टाइम टू टाइम, एंड कॉइन्स नए आते रहेंगे, नए पंपिंग होती रहेगी। उस पंपिंग के पहले जिसने ले लिया उसको फायदा है, डंपिंग के समय किसी ने लिया तो वो बेचारा रोएगा। उसके हिसाब से दुनिया की सबसे खराब चीज रहेगी क्रिप्टो। और जिसने पंपिंग के पहले लिया उसको, वो कहेगा कि मेरा तो किस्मत बन गया। बिकॉज आई नो फ्यू पीपल जिन्होंने सोलाना, समझ लीजिए कि 90 जब अभी रिसेंटली जो क्रैश आया था 130 के पास, उसके पहले जो क्रैश आया था वो 99-98 के आसपास, और उसके पहले जो कोविड के समय का टाइम था उसमें $12-13 में भी सोलाना लोगों ने लिया है। उनके हिसाब से तो सोलाना ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, क्योंकि ये तो 10x 20x 30x की बात हो रही है, बिटकॉइन तो वो भी नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई बिटकॉइन का इन्वेस्टर है, उसने 30,000 में इन्वेस्ट किया, उसके हिसाब से 3x है प्राइस। तो ये सिस्टम चलते रहेगा। हाँ, अब किसी दिन हमें पंप होने के पहले कोई कॉइन पता चल जाए तो हम भी पैसे लगाएंगे, बट वो पता नहीं चलता, हमेशा पंप होने के बाद ही पता लगता है। सो जैसे कि ट्रम्प का भी क्रिप्टो का बहुत बड़ा हाथ है कि क्रिप्टो को पंप करवाने में। आपको क्या लगता है कि जब वो चले जाएंगे तो क्रिप्टो जितना आज की डेट में क्रेज में उतना नहीं रहेगा? मेरा मानना ये है कि जब 2016 से 20 तक वो इसमें थे, तब उस समय क्रिप्टो से ज़्यादा क्रूड मेटल्स ये ज़्यादा वोलेटाइल होते थे, तो वो भी बहुत चालाक हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स टाइम टू टाइम चूज करते रहते हैं।
तो अभी उनके क्रिप्टो में उनके आप डिस्क्लोजर आते ही रहते हैं, तो उनके बच्चों के इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो अब चूंकि उनके घर के खुद के इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो इसके लिए प्रो या एंटी बन जाते हैं। और जब कुछ साल पहले 2-4 साल पहले जब उनका काम था, तब वो रियल एस्टेट की बात करते थे, तब स्टील की बात करते थे, तब इस सब की बात करते थे जिससे उनको फायदा हो। तो वो एक प्रॉपर बिजनेसमैन है। तो एक बिजनेसमैन हमेशा अपने प्रॉफिट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, बाकी वो कुछ और नहीं सोचता है। तो यही चीज है। और इंडिया में आपको क्या लगता है कि कितने लोग क्रिप्टो को आज की डेट में एक्सेप्ट कर चुके हैं और मान चुके हैं कि ही लाइक क्रिप्टो इज द नेक्स्ट फ्यूचर? नेक्स्ट फ्यूचर तो मानने वाली पॉपुलेशन बहुत कम है, बट क्रिप्टो की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। मतलब पहले जो सीधा ब्लाइंडली कह दिया जाता था कि यार क्रिप्टो तो स्कैम है, अब वो चीज लोग धीरे धीरे अवॉइड करने लगे हैं बोलना, क्योंकि देख लिया सबने, क्रिप्टो की चर्चा हो रही है, वॉलेटाइल है, रिस्की है, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन अब कोई ये नहीं कहेगा क्रिप्टो स्कैम है। वो फेज से हम निकल चुके हैं। हाँ, क्रिप्टो फ्यूचर है ये मानने वाले अभी बहुत लोग कम हैं, और शायद वो कम ही रहेंगे। मैं उसका आपको रीजन बताता हूँ। देखिए, ये एक टेक प्रोडक्ट है, लोग ये रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये टेक प्रोडक्ट है। लोग को लग रहा है ये कोई नॉर्मल शेयर मार्केट है। नहीं, ये शेयर मार्केट नहीं है, ये वैसे काम नहीं करता है। इसके पीछे बहुत कुछ टेक्नोलॉजी लगी हुई है। यस, हमें खरीदना बेचना है, हम ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम ये सब नहीं देख रहे हैं, हम उसको स्टॉक मार्केट की तरह चार्ट देख के और ये सब करके ही ट्रेड कर रहे हैं। बट एक प्रोडक्ट का अगर आप थीसिस समझना चाहें या उसका अंडरलाइंग फिलॉसफी समझना चाहें कि ये प्रोडक्ट क्यों एग्जिस्ट करता है, तो आपको पहले टेक समझना होगा। टेक की नॉलेज इंडिया में कितने लोगों को है? बहुत कम। हम तो नॉन टेक फील्ड वाले हैं। जो टेक फील्ड वाले हैं ना, वो भी इसका आर्किटेक्चर समझ नहीं पाते हैं। तो मैं ये नहीं कि सब नहीं समझ पाते हैं, बट मेजोरिटी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो जब वो नहीं समझ पा रहे हैं तो बाकी लोग कहाँ समझेंगे? जैसे एक जन है, वो IIT ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनका पता है क्या, वो स्टेटमेंट देते हैं, बोलते हैं यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हाई डू वी नीड ए प्राइस फॉर क्रिप्टो? तो उनका कहना ये है कि चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इस पे ये प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है, ये है, वो है, तो तुम प्रोजेक्ट लिखने के लिए आज भी प्रोजेक्ट्स तो करते ही हैं, इन्फोसिस, विप्रो, TCS कर ही रहे हैं ना प्रोजेक्ट, अपना पैसा लेते हैं, बंद कर देते हैं, प्रोजेक्ट खत्म हुआ, हो गया काम। इसके लिए प्राइस क्यों चाहिए? तो अगर उनको मैं अगर आंसर करना चाहूँ तो उनके लिए भी उनका शेयर प्राइस उनका प्राइस है। यस, हाँ, डेफिनेटली। लेकिन अब आप बोलोगे तो फिर ये शेयर बाजार हो गया? नहीं, ये शेयर बाजार नहीं हो गया। यहाँ पे क्या है, शेयर बाजार में क्या होता है कि कंपनी के पास पैसा आता है, यहाँ उस कॉन्ट्रैक्ट के ओनर के पास पैसा जाता है। बिकॉज सप्लाई जैसे बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए, फीस हुए, गैस फीस में उसको पैसे आए, सप्लाई बढ़ी आपके कॉन्ट्रैक्ट की, वो कॉन्ट्रैक्ट आपने मार्केट में रिलीज किया, मार्केट रेट में आपको पैसे वापस आ गए, डायरेक्ट ओनर के पास पैसा आता है। यहाँ ओनर वेल्दी बन रहा है, वहाँ कंपनी वेल्दी बन रही है। तो ये डिफरेंस है। अब आप बोलोगे तो इसको स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि आप और मैं इंडिविजुअली पैसा बना लें, इससे गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं है, इससे सोसाइटी को बेनिफिट नहीं है। तो एक इस तरह के एनवायरनमेंट में जहाँ हम एज ए कंट्री आज भी अपने आप को यही मानते हैं ना कि हम एज ए कंट्री बहुत पुअर कंट्री हैं, मतलब पुअर एज इन एक्चुअल में सेंस में पुअर नहीं है, बट हमारी मेजोरिटी पॉपुलेशन तो पुअर है। तो इस पॉपुलेशन के लिए अगर हम ऐसा ना करें कि कंपनी में पैसा आए, कंपनी प्रॉफिटेबल बने, वो टैक्सेस पे करे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उससे सोशल स्कीम्स लेके आए, तो ये थोड़ा सा ना हमारे सोसाइटी के लिए सही नहीं है। इसीलिए इसके लिए नेगेटिविटी फैलाई जाती है, इसको कॉमन नहीं माना जाता है। क्योंकि ओनर के डायरेक्ट अगर पैसा चला जाएगा, वो बैठ के अपना दुबई में आराम कर रहा है, किसी प्राइवेट आइलैंड में एंजॉय कर रहा है, वो लोगों को पसंद नहीं। प्लस हमारे कंट्री में रिच लोगों को लोग ऐसे भी पसंद नहीं करते। हाँ, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा पाप है पैसा कमा लेना। यस, डेफिनेटली। एक कोई बढ़ता है तो उसको खींचने के लिए हाँ, एक जब आप एक स्टेप, ज्यादा भी नहीं ऊपर जाना है आपको, आप स्टेप पे एक ऊपर जाने की कोशिश करो। मतलब अगर आप मान लो आज वैगन आर चला रहे हो, तो आप जी वैगन की मत सोचो, आप खाली बस वैगन आर से फॉर्च्यूनर पे जाओ ना, आप देखो यस, आसपास सब लोग पीछे लग जाएंगे, कितना पैसा कहाँ से आ गया। और गलती से वैगन आर से जी वैगन पे चले गए, तब तो लोग आपको चोर डिक्लेयर कर ही देंगे। हाँ, ये तो है। तो ये इस लेवल की चीजें चल रही हैं, और हम एज ए कंट्री, हमारा माइंडसेट आज भी बहुत इंप्रूव नहीं हुआ है, टाइम लगेगा। और मैं जब ये कह रहा हूँ तो मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें, कि अचानक मुझे भी किसी की बहुत तरक्की दिख जाएगी तो मैं भी यही सोचूंगा ये पैसा आया कहाँ से इसके पास, रिगार्डलेस कि उससे ज्यादा हो सकता है पैसा मेरे पास हो, लेकिन मैं उसको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। तो ये यूनिवर्सल अभी हमारे कंट्री में चल रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ ना जो ये बातें चल रही हैं कि क्रिप्टो स्कैम है, ये है, वो है, वो कम तो हो रहा है, लेकिन ये फ्यूचर है, ये मानने को आज भी लोग रेडी नहीं है। ये कम मानेंगे लोग 15 साल बाद। हर चीज ही 15 साल 10 साल बाद। असल हम लेट चलते हैं हर चीज में। जैसे स्टॉक मार्केट जुआ है, जुआ है, जुआ है, जुआ है,
करते करते अब स्टॉक मार्केट में सब आ रहे हैं, वहां पे अब पैसा नहीं बन रहा है, एसआईपी में रिटर्न्स नहीं आ रहे, मार्केट में ग्रोथ नहीं मिल रहा, ग्रोथ आ भी रहा है तो वो उतना ही ग्रोथ आ रहा है जितना एफडी में आपको मिल जाएगा, रियल एस्टेट में आपको मिल जाएगा। तो घूम फिर के बात वही हो गई, लोग लेट एंटर कर रहे हैं। आज से जिसने 15 साल पहले एंटर किया होगा वो तो अपने पोर्टफोलियो को मल्टीफोल्ड करके बैठा हुआ है, क्योंकि उसने 15 साल पहले उस चीज को अडॉप्ट कर लिया। आज आप इसको अडॉप्ट नहीं करोगे, मत करो, 15 साल बाद आप ही रिग्रेट करोगे। मैं अपना खुद पर्सनल एग्जांपल आपको दूं तो 2016-17 से मेरे को क्रिप्टो के बारे में पता था। ऐसे नहीं था कि पैसे नहीं थे उस समय, थोड़ा अच्छा ये क्रिप्टो सस्ते भी तो होते थे, चाहते तो हम इन्वेस्ट कर ही सकते थे, बट नहीं यार, डूब गए। तो इनफैक्ट मैंने खुद के 1-2 जगह पे मैंने पैसे डाल के रखे थे, मैं उनका लॉगिन पासवर्ड भी भूल चुका हूँ, क्योंकि खुद ही लगता है ठीक है क्या ही है, बेकार चीज होगी, कोई टाइम पास की चीज, कौन इतना दिमाग लगाएगा। तब तो फ्री में भी बट रहे थे, कभी तब तो क्रिप्टो फ्री में भी मिलते थे। लोग खाली बस अपने लैपटॉप पे आप बेसिक लॉगिन करके रनिंग कर दो, अब कोई हाईफाई लैपटॉप भी नहीं चाहिए थी, आप बेसिक कॉइन्स अपने लैपटॉप से ही माइन कर सकते थे, वो भी हो रही थी। उस समय हमने इतना सीरियसली नहीं लिया। 2021-22 में हमने जब सीरियसली लेना चालू किया तब तक ये ऑलरेडी हाई लगता था प्राइस, और आज तो कहना ही नहीं है, आज तो कितना हाई है। और आज भी जिसको हाई लग रहा है वो 5 साल बाद बोलेगा यार ये तो क्या ही हो गया। जैसे आपने बताया कि ग्रोथ हो नहीं रही स्टॉक मार्केट में, तो क्या रीजन है? क्योंकि मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे हाई लगा रहा है, लास्ट 1-2 साल से ऑल टाइम हाई लग रहा है, बट उसके बाद भी स्टॉक्स उतना रिटर्न नहीं दे पा रहे जितना पहले दे चुके हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, देखिए हम ट्रैक करते हैं निफ्टी को और बैंक निफ्टी को। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडियन क्रिकेट टीम की तरह है, टॉप 11 प्लेयर जो अच्छा खेल रहे हैं वो टीम में है। इंडिया के बाकी क्रिकेटर्स क्या अच्छा खेल रहे हैं बट उतना नहीं जिससे वो टॉप 11 में पहुंच रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पे वही है, जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है हर 6 महीने पे टीम से बाहर, यानी कि निफ्टी से बाहर। अब आपके पास वही प्लेयर्स रह रहे हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली वो मार्केट कैप में ग्रोथ ला रहे हैं, कंसिस्टेंटली वो ऊपर जा रहे हैं। तो हर 6 महीने पे जो अंडर परफॉर्मर रह रहा है, जो इंडेक्स को ड्रैग कर रहा है, उसको हम निकाल रहे हैं और ऐसे प्लेयर को डाल रहे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो इंडेक्स को और ग्रोथ दिलाएगा। तो हर 6 महीने पे इंडेक्स रिविजिट हो रहा है और ऊपर जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंडिया में होता है, ग्लोबली भी अगर आप जाओगे तो यूएस में भी लोग बोलते हैं कि आप नैस्डैक में इन्वेस्ट करो, S&P 500 में इन्वेस्ट करो। इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टिंग वहां भी नहीं सजेस्ट की जाती है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि इंडेक्स ऊपर जाता रहेगा, आज एक्स कंपोनेंट ले जाएगा ऊपर, कल वाई कंपोनेंट ऊपर ले जाएगा, इंडेक्स ऊपर जाता रहेगा। हमारे यहाँ भी जो इंडेक्स इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक में नहीं है, बट जो स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं वो सब परेशान है। Yes, definitely. तो ये रीजन है। अब मान लो आप बैंक निफ्टी को डेली ऊपर जाते हुए देख रहे हो, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में 12 कंपनीज हैं और बैंकिंग हमारे इंडिया में जैसे जैसे दिन पर दिन कॉमन होते जा रहा है, आज मेजर बैंक्स का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू नॉर्मल बैंकिंग से उनको कोई ज़्यादा कमाई नहीं है, उनको मेजर कमाई है वैल्यू एडेड सर्विसेज में, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में। आपको एक एसएमएस आता है उसके भी चार्जेस लगते हैं, और अनलेस आप बहुत प्रीमियम कस्टमर हो, उसके जो अलग कैटेगरी ऑफ बैंकिंग होती है उसमें ये चार्जेस आपके नहीं लगते हैं, लेकिन आपका फंड बड़ा ब्लॉक रहता है वहाँ पे, राइट। तो ये सब चीज़ों से बैंक्स कमा रहे हैं, कोर बैंकिंग से वो भी नहीं कमा रहे हैं। अब चूंकि वो वैल्यू एडेड सर्विसेज जितना बेच पा रहे हैं, जहाँ पे उनका कॉस्ट ऑफ ऑकरेंस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा हो जा रही है। नॉर्मल जो इंटरेस्ट का गैप है वो 2% के आसपास इंडिया मेंटेन करके चल रहा है, इंटरनेशनली 1% है। तो NIM आज नहीं तो कल इंडिया में भी श्रिंक करेंगे, लेकिन जब तक वो श्रिंक नहीं कर रहे तब तक बैंक्स इतना पैसा कमा चुके होंगे कि उनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, तो वो फ्लोट से ही कमाते रहेंगे हमेशा। तो अब बैंक निफ्टी में सिर्फ वही बैंक्स हैं, और प्लस 55% वेटेज 2 ही टॉप बैंक्स का है, ICICI और HDFC का, तो 55% उनका ही है। अच्छा, वो दोनों बैंक्स अच्छा कर ही रहे हैं ना, आप उनके ब्रांच में आज में चले जाओ, सर्विस क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं, स्टैंडर्ड उसी तरह मेंटेन्ड है। तो जब आपकी जो टॉप 2 बैंक है वो अच्छा ही कर रही हैं, उसके नीचे अगर आप जाओगे एक्सिस कोटक भी अच्छा ही परफॉर्म कर रही है, SBI भी सर्विस क्वालिटी उसने जब जो, चलिए हम लोग बहुत जोक्स मारते थे कि लंच ब्रेक चल रहा है एंड ऑल दैट, बट अगर आप रियलिस्टिकली देखोगे ना तो SBI भी बहुत इंप्रूव हो चुका है, तो वहां पे इंप्रूवमेंट है, वो ऊपर पुल कर रहा है। प्लस वही 35% ऑफ निफ्टी भी है। तो ये दोनों के कारण क्या है, इंडेक्स आपको हमेशा ऊपर दिखेगा, बट लोगों का इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा? स्टॉक्स में। लाला वाली कंपनी में जो गलती से लिस्ट हो गई, मतलब उसको लिस्ट करा दिया गया, अब लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे ग्रो होगा। अरे भाई, उसके बस बिजनेस ही क्या है ग्रो करने का, उसका काम बस है चाइना से सामान लाना है, यहाँ पे बेचना है, इंडिया से सामान Tier 1 सिटी से Tier 2 में बेचना है, वो क्या मार्जिन कमांड कर लेगा? तो ये रीजन हो गया बेसिकली। जैसे आपने बताया कि क्रिप्टो भी आपको इंट्रोड्यूस हो गया था 2016-17, तो मैं थोड़ा आपकी स्टोरी पे थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप
आपकी स्टोरी लोगों को पता लगेगी तो थोड़ी बहुत उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको कैसे स्टॉक मार्केट इंट्रोड्यूस हुआ एंड आप पहले क्या करते थे देन आप ट्रेडिंग की तरफ आए? तो ये स्टोरी थोड़ी सी आप लोग को अजीब लगेगी। यूजुअली क्या होता है कि जो भी आपको बताएंगे वो हमेशा ये बताएंगे वो दूसरे किसी फील्ड में थे, फिर वहाँ से वो स्टॉक मार्केट में आए। मेरा ऐसा है, मैं इसी फील्ड में हमेशा रहा हूँ। अब मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं सीए कर रहा था, सीए के 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, मतलब किसी सीए के अंडर आप अपना प्रैक्टिस करते हो। लास्ट ईयर आप क्या कर सकते हो, किसी कंपनी में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरे को लास्ट ईयर में आईटीसी में अपॉर्चुनिटी मिली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट में। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम होते थे। उसमें एक काम था कि उनके कॉम्पिटिटर्स के शेयर प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करना, डे एंड पे उसको ट्रैक करके उसके रिपोर्ट्स वगैरह बनाना, कंपनीज का जब रिजल्ट आएगा उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके बोर्ड वगैरह को भेजना आगे। ये हमारा मेन काम होता था इस डिपार्टमेंट का। तो वहाँ पे मुझे कॉलेज डेज में ही ये इंट्रोडक्शन मिल गया कि शेयर प्राइस ट्रैक कैसे करेंगे, कॉम्पिटिटर्स का पीयर रिव्यू कैसे करेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करेंगे। अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो उसके चार्ट्स कैसे बनेंगे, ग्राफ कैसे बनेंगे। अब तो मान लो सब चार्टिंग सॉफ्टवेयर वगैरह पे होता था, उस समय हम प्राइसिंग डेटा निकाल के चार्ट्स प्लॉट करके बनवाते थे। हाँ, हम हर एक सेकंड वाला डेटा नहीं लेते थे, बट हम हर 30 मिनट 40 मिनट पे प्राइस मूवमेंट क्या रहा है उस सब का डेटा लेते थे। वीकली क्या प्राइस मूवमेंट रहा है वो हम लोग लेते थे। इस तरीके से हम लोग वहाँ पे काम करते थे। तो हमने काफ़ी कुछ बनाया। अब जब मेरी ये 1 साल का टेन्योर यहाँ खत्म हुआ, उसके बाद मैंने सीए का एग्जाम दिया, पास हुआ। चूंकि ये चीज़ का एक्सपीरियंस मेरे पास था, तो मुझे जॉब में फर्स्ट जॉब जो ऑफर हुई वो टीसीएस ने कैलेटा में मेरे को ऑफर दिया। अब टीसीएस सुन के आपके दिमाग में क्या लगेगा, कोई सॉफ्टवेयर सर्विसेज में होऊंगा मैं, या किसी क्लाइंट को मैं कोई अकाउंट्स रिलेटेड कुछ काम में हेल्प करूंगा? नहीं, टीसीएस ने एक प्रोजेक्ट लिया था ब्लूमबर्ग से। तो मैं ब्लूमबर्ग टर्मिनल पे एक काम करता था, और वो मेरे को जो फर्स्ट असाइनमेंट था वो यही था कि अल्फाबेट के अंडर गूगल माइग्रेट हो रहा था। मतलब गूगल की जो पेरेंट कंपनी है आज के डेट में सबको पता है कि अल्फाबेट है। पहले ऐसा सिचुएशन नहीं था। गूगल वाज अ लिस्टेड कंपनी और अल्फाबेट एक उनकी सब्सिडरी कंपनी थी। फिर उन्होंने अल्फाबेट को टॉप में बनाया, उसके नीचे गूगल डाला, बाकी बिजनेसेस उसके नीचे नीचे डाल दिए उन लोगों ने। तो गूगल अल्फाबेट के नीचे जा रहा था, तो उसके कारण उनका जो अकाउंटिंग था, प्रेजेंटेशन था, पूरा चेंज हो रहा था। तो सेम चीज ब्लूमबर्ग को भी रिफ्लेक्ट करना था। तो ब्लूमबर्ग ने रिफ्लेक्ट करने के लिए काम दे के रखा था किसी कंपनी को, और उसका क्वालिटी चेक दिया था टीसीएस को कि देख लो क्वालिटी सही हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैं ये कर रहा था। अभी ब्लूमबर्ग टर्मिनल आपके हाथ में मिल गया, तो उसमें खाली ये काम तो आप करोगे नहीं। आपके पास तो 1000 चीजें करने को। और ब्लूमबर्ग टर्मिनल चीज ही इतनी अट्रैक्टिव है। अगर आप कभी ब्लूमबर्ग के नॉर्मल कीबोर्ड को भी देख लोगे ना, तो आप बोलोगे नॉर्मल कीबोर्ड में किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है। एक बार ब्लूमबर्ग के कीबोर्ड को देख लो आप, आपको इंटरेस्ट आएगा। ये बटन दबा के देखते हैं क्या होगा, वो बटन दबा के देखते हैं क्या होगा। तो उससे थोड़ा सा और नॉलेज मिला, तो काफी कुछ सीखने को भी मिला उससे। और जब प्रोजेक्ट वो खत्म हुआ तो क्या था कि वो तो प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है। तो जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो मेरे पास थोड़ा टाइम गैप मिला मुझे, क्योंकि जब तक नया प्रोजेक्ट नहीं मिलता मेरे को बेंच पे बैठना है, आराम करना है। तो बेंच पे बैठने वाले तो अपने आदमी है नहीं। हाँ। तो मैं दूसरा जॉब सर्च करने लगा कि यार ठीक है जल्दी जॉब सर्च करते हैं। तो बाय गॉड्स ग्रेस मुझे एमसीएक्स में अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो मैंने एमसीएक्स ज्वाइन किया। और ये कौन सी ईयर की बात है? ये बात चल रही है 2014 की। 2014, ओके। तो मैंने एमसीएक्स ज्वाइन किया, और टेबल की इस तरफ से जब ट्रेडिंग हम करते हैं दुनिया अलग है। हाँ। और टेबल के उस साइड बैठ के जो ट्रेडिंग करा रहा है वो दुनिया पूरी अलग है। yes. तो मैंने टेबल के उस साइड की दुनिया भी देखी, और उस साइड की दुनिया मैंने देखी तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ट्रेडिंग कैसे चलता है, सिस्टम कैसे चलता है। नाउ एक्सचेंज एम्प्लॉइज को मैं ओपन डिस्क्लेमर देता हूँ कि ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं होता। yes, हाँ। मैं जैसे एमसीएक्स में था तो मुझे एमसीएक्स में ट्रेड करना अलाउड नहीं था। मैं एमसीएक्स के कोई प्रोडक्ट में ट्रेड नहीं कर सकता था। बट चूंकि एनएससी बीएससी अलग एक्सचेंजेस थे तो मैं उनकी प्रोडक्ट में कर सकता था ट्रेड। तो मेरे को निफ्टी में ट्रेडिंग और वो सबका मेरे को थोड़ा सा आया कि चलो उसमें ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि सैलरी आपकी आ रही है। मैं उस समय बॉम्बे में बैठता था, तो मैं फैमिली से दूर था, अकेले था, करूंगा क्या? राइट। तो काम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, थोड़ा ट्रेडिंग भी कर लो, दिमाग में ये चलता था। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं सीख भी रहा था चीज़ों को, क्योंकि मैं एक्सचेंज में था ही, तो प्रोडक्ट समझ में आ रहा था। और एमसीएक्स में सिर्फ फ्यूचर्स हैं, स्टॉक्स वगैरह तो है नहीं। तो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टॉक मार्केट प्रोडक्ट वाज फ्यूचर्स ओनली। और आज के लोगों को ये नहीं आइडिया होगा, बट उस समय क्या होता था, ब्रोकर्स ना 10x 20x लेवरेज देते थे, इंट्राडे में 20x लेवरेज देते थे, और ये कैरी फॉरवर्ड में 10x लेवरेज देते थे। तो जब आपको लेवरेज मिल रहा है तो होता क्या है कि आज भी अगर किसी को बोला जाए कि 20,000 में 1 लॉट फ्यूचर लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो, वो गलती से भी ऑप्शन नहीं टच करेगा। हाँ। वो ऑप्शन इसीलिए टच करता है क्योंकि उसको मालूम है उसके 2.5 लाख रुपए उसके पास कैपिटल नहीं है, उसके 20,000 रुपए ही है। तो 20,000 में सोचता है 2 लॉट ऑप्शन कर लेते हैं।
लेकिन उस समय क्या था कि ये चीज आप फ्यूचर्स 20,000 रुपए में कर सकते थे, ऑप्शन सेलिंग आप 20,000 रुपए में कर सकते थे, तो कोई बाइंग क्यों करेगा? तो हमारा इंट्रोडक्शन भी सही प्रोडक्ट में हुआ, उससे बेनिफिट मिलते 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 ये हुआ कि ठीक है, आपकी जर्नी चल रही थी, वो जॉब भी चल रहा था, ये भी चल रहा था, सब कुछ बाय गॉड से ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर समझ में आया कि चलो ठीक है, अब धीरे धीरे अपने प्रॉफिटेबल पे आ गए। अच्छा, एक चीज़ और मैं अब ये व्यूअर्स को समझाना चाहूँगा। आपको जैसे मैंने बताया ना कि मैंने फील्ड भी यही था, सीखा भी यही, काम भी इसी फील्ड का किया, सब कुछ जानकारी थी, डाटा का एक्सेस था, सब कुछ होते हुए भी मुझे 5 साल लग गए प्रॉफिटेबल होने में। 2017-18 में मैं फर्स्ट जाके प्रॉफिटेबल होना चालू हुआ और ब्रेक इवन पहुंचा 2018 के एंड तक। यानी कि जो लॉसेस हो गए थे वो भी तो कभी रिकवर होंगे 2018। तो सब कुछ आते हुए भी ये जर्नी हो गई 7 साल 6 साल की, और लोगों को 1-2 साल में करना है और सबको चाहिए। अच्छा, प्लस मैं तो सीख भी वही वहां पे रहा था जहां पे लोगों को एक्सेस तक नहीं है। yes. मतलब मुझे तो भगवान की इतनी ब्लेसिंग मिली है इस चीज में, और मैं हमेशा इस चीज को इसीलिए कहता हूँ कि यार देखो, किस्मत में मिला था वो चीज। मतलब आप जाके कोर्स में कहीं सीखोगे, यहाँ सीखोगे, वहां सीखोगे, मैं ये चीज को लाइव होते हुए देख रहा हूँ कि कैसे क्या चल रहा है सिस्टम। आप ब्रोकर के पास आप कस्टमर केयर में कॉल करते हो, मैं ब्रोकर्स के ओनर के संग बैठा हुआ हूँ, तो मैं ऑडिट करता था, कोई भी फाइंडिंग होती तो उनके संग डिस्कस करना होता था। 4 चीजें आप, अच्छा वो खुद चाहेंगे कि इस टॉपिक पे डिस्कशन ना हो और कुछ और टॉपिक पे डिस्कशन हो, सो दैट उनका गलती वाली चीज़ों को जैसे तैसे हाइड किया जाए और वो कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों पे लेके जाए। इंटरेस्ट सबको आएगा। अगर मान लो कोई डिस्कशन चल रहा है, मेरे और आपके बीच में हार्श कन्वर्सेशन चल रहा है, बट अचानक से एक टॉपिक ऐसा चालू हो गया कि ये स्टॉक में तो ये मूवमेंट आया है, हो सकता है कल ही और भी बढ़ेगा, तो दिमाग में क्या आएगा? अच्छा, कौन सा बढ़ेगा? किसी को भी आएगा, तो इंटरेस्ट आएगा कि चलो 2 रुपये कमा ले। तो सब लोग वही करते हैं, और हर जगह सबको चाहिए होता है कि कहाँ से एक्स्ट्रा पैसा कमा ले, कहाँ से एक्स्ट्रा पैसा कमा ले। एक्स्ट्रा पैसा कमाने 2 तरीका, या तो गलत काम कर लूँ या कोई साइड गिग कर लो। तो स्टॉक मार्केट सबके लिए साइड गिग था, तो वही चीज चल रही थी। ये सब होने के बाद, सारा नॉलेज होने के बाद भी पहला दिन से प्रॉफिटेबल मैं भी नहीं था और कोई भी नहीं था। और ऐसा नहीं कि आज लॉसेज नहीं होते हैं, कोई कह दे कि उसका कभी लॉस नहीं होता है तो पक्का 100% झूठ बोल रहा है। आज भी लॉसेज होते हैं, और बिना एसएल के तो मैं आज भी कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ। एक जन ने मेरे को कल या परसों कोई चीज पे बोला कि सर, जब इतना कुछ आता है तो भी एसएल मतलब आता है इसीलिए एसएल, नहीं तो कैपिटल जीरो होने पर एक दिन टाइम नहीं लगेगा। यस, एसएल तो एक चीज है वो कि बंदे को अगर पता है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है वही तो यूज करेगा। यस, तो ये समझते नहीं। एंड उसके बाद आप जैसे मान लो कि 2018 तक प्रॉफिटेबल हुए और उसके अगले साल ही क्राइसिस आ गया, तो फिर वो सिचुएशन कैसी थी आपके लिए? तो अच्छा, एक चीज और, जैसे क्राइसिस में तो फायदा उठाते हैं ना हम लोग जैसे लोग, तो लोग मुझे बोलते हैं कि यार आप तो बहुत बड़े बियर हो, ये वो। उसका मैं रीजन बताता हूँ। देखो, कोई भी बाय नेचर बियर नहीं होता, ऑप्टिमिस्टिक सब लोग होते हैं। लेकिन मैंने ये देखा, जब कोविड, तो चलो इंडिया में कोविड का इम्पैक्ट आना बाद में चालू हुआ है। 2020 एंड होते, मतलब 20 के बिगिनिंग में ही यस बैंक और DHFL का मैटर बाहर आना चालू हुआ था। मार्केट्स उस समय टूटना चालू हो गए थे। कोविड का न्यूज़ तो बाद में आना चालू हुआ, मार्केट्स उसके पहले से टूट रहे थे बिकॉज ऑफ यस बैंक DHFL न्यूज़। तो मार्केट्स टूट रहे थे, रोज मार्केट नीचे खुलता, शॉर्ट करके मस्त पैसा बन रहा था। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया कि शॉर्ट करके अच्छा पैसा बनेगा, टूटते गया मार्केट। और उसके बाद फिर क्या आया? उसके बाद फिर कोविड का न्यूज़ आने लगा और मार्केट गिरने लगा। तो जहां 13,000 पे इंडेक्स था वो 7,600 पे चला गया। तो इतना जो शॉर्ट का मौका मिला था ना, उस समय जो पैसे बने हैं वो आज के ट्रेडर्स समझ ही नहीं पाएंगे। yes. मतलब आज मॉनेटरी टर्म्स में, अमाउंट टर्म्स में हो सकता है उससे ज्यादा पैसे आज बनते हैं, लेकिन आप समझो उस समय कैपिटल में हम मल्टीफोल्ड कर रहे थे, और ये इतना शॉर्ट स्पैन 1.5-2 महीने के अंदर हुआ है। आज मैं बताता हूँ कि अगर आज बियर मार्केट आ जाए 1.5 महीने का ब्रूटल वाला, 2 महीने का ब्रूटल वाला, तो ऐसा होगा हाल कि जितने लोग भी अभी बोलते हैं ना कि नहीं हम तो बोले हैं, सब बियर बन जाएंगे। यस, डेफिनेटली। क्योंकि 2 महीने मार्केट इतना तोड़ देगा ना कि आपके पास स्कोप ही नहीं है वो करने का। और एक बार उतने पैसे बन जाते हैं ना, उसके बाद फिर क्या है, रिस्क मैनेजमेंट पूरा गेम चला जाता है। यस, हाँ। उसके बाद आपके लिए जर्नी ईजी हो जाती है। तो जब वो क्राइसिस आ रही थी तो वो बेनिफिशियल ही हुआ था मेरे लिए, और उस समय शॉर्ट करके। और जितने भी आज आप बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे होगे, जितने भी आप टॉप नाम देख रहे होगे, जो लोग इंडियन मार्केट ट्रेडिंग में पॉपुलर हैं, सब ने कोविड के क्रैश में अच्छा पैसा बनाया। यस। और लोग बोलते हैं ना कि प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल, उस समय कुछ नहीं करना था भाई, सिर्फ बेचो और बैठे रहो। आप जो बेच रहे हो पैसा बन रहा है।
मतलब इतना इजी मार्केट तो उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। बियर, अच्छा आज ही जो मार्केट में फॉल आया, कुछ नहीं करना था, सिर्फ बेच के बैठ जाना था। मार्केट ऊपर आपके एसएल भी लेने नहीं आ रहा है, तो इतना इजी मार्केट था। तो बियर मार्केट इसी तरह से होता है। बियर मार्केट फॉर ट्रेडर्स आर ब्लेसिंग एंड इन्वेस्टर्स के लिए भी वही ब्लेसिंग है। अगर आपके पास पैसा है, नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट करो और होल्ड करो। आपको 2 दिन में रिटर्न चाहिए तो नहीं बनेगा, बट बियर मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा पैसा बनाने का स्कोप होता है। जैसे आपने बताया कि काफी लोग ने एक पैसा क्राइसिस कमाया, ऐसा कौन सा आपको लगता है कि आने वाले कुछ टाइम पे कि ऐसी सिनेरियो बनेगी, लेकिन अब बनेगी या लग जाएंगे सालों, लाइक 50-100 साल लग जाएंगे वापस? देखिए, हम अभी ये चीज मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने खुद वॉच किया और बहुत पहले से वॉच किया, तो आपको मार्केट का आइडिया तो है, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। देखिए, अगर हम क्राइसिस की बात करें तो इंडियन मार्केट के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, मैं अभी 2 कंटेक्स्ट में आपको समझाऊंगा। तो इंडियन मार्केट कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वो क्या रहा है कि इंडियन मार्केट में हर महीने 31,000 करोड़ की एसआईपी है, यानी 20 ट्रेडिंग डेज है, तो हर डे 1,500 करोड़ का खरीदने का बफर हमारे डीआईएस के ऐसे ही है। 31,000 करोड़ की टोटल एसआईपी में अगर आप हर रोज 1,500 करोड़ का ऐसे ही खरीद सकते हैं तो मार्केट बहुत ज्यादा टूटेगा ऐसा नहीं है। बट क्या 10-20% का क्रैश नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? 1 महीना एसआईपी पॉज हो जाएगा तो फिर डीआईआई भी सैलरी बन जाएंगे, राइट? तो ये चीजें होंगी, बस यही देखना है कब होगा ना, कब हो सकता है ये। अब देखिए, एक पैनिक सिचुएशन सब जगह दिख रहा है। सब लोग जियो पॉलिटिक्स की जब बात कर रहे हैं तो अभी ट्रम्प ने अभी ग्रीनलैंड पे कुछ बोला, कहीं कुछ कर रहा है वो, कहीं कुछ कर रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है, राइट? अब हर जगह जब कुछ ना कुछ चल रहा होता है तो कहाँ से क्या ट्रिगर होगा किसी को नहीं पता। आज मार्केट क्या देख रहा है कि चाइना में एक बार कोविड आया, 1 महीना के लिए दुनिया में सप्लाई क्रंच हुआ एंड पूरी दुनिया परेशान हो गई। से फॉर एग्जांपल कल कोई इशू होता है और ट्रेड रूट्स 2-3 ब्लॉक कर दिए जाते हैं इन लोग के इंटरनल डिस्प्यूट में ही, 2 महीने ही खाली बस ट्रेड डिस्टर्ब रहेंगे, तो वो 2 महीने में ही मार्केट अपना रंग दिखा देगा। कब दिखाएगा आप डेट एग्जैक्ट नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, लेकिन जो हमारे जितने भी लीडर्स हैं ना अभी सब वो अपने एंड फेज पे चल रहा है। इंडिया में अगर आप देखें तो आपने भी नोटिस किया होगा कुछ दिनों में परसेप्शन चेंज होता हुआ दिख रहा है। चाइना में अपना अलग उनका हिसाब किताब चल रहा है, रशिया में पुतिन साहब का एज होते जा रहा है धीरे धीरे, ट्रम्प साहब का एज तो है ही। तो जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ते जा रहा है, ये जितने भी लीडर्स हैं ना इनका फैग एंड आते जा रहा है। और फैग एंड में आदमी क्या सोचता है कि मैं ऐसा कुछ करके जाऊँ जिससे नाम हो जाए, कहीं नाम बनाने के चक्कर में लोग ऐसा कुछ ना कर दे जिससे क्राइसिस ज्यादा बढ़ जाए, बस यही मुझे डर है। बट अगर नॉर्मल अगर मनी टर्म्स में देखेंगे तो आई डाउट कि इंडियन मार्केट में कोई बहुत बड़ा वैसा कुछ अभी चैलेंज दिखता है। यस, मार्केट है ऊपर जाता हुआ नहीं दिखे अनलेस एक्स्ट्रा मनी बाहर से आए, तो जो अभी नहीं हो रहा है। अभी सिर्फ एफआईआई जा रहे हैं, तो आप डेली हर महीने 30,000 करोड़ का खरीद रहे हो तो वो हर महीने 30,000 करोड़ का बेच भी रहे हैं, और वो भी उतना ही बेचते हैं जितना ये खरीद सकते हैं, ताकि कि मार्केट बहुत नीचे नहीं चला जाए। क्योंकि 20,000 पे 18,000 पे बेच के उनको भी फायदा नहीं है। वो तो चाहते हैं कि मार्केट टॉप पे रहे, हाई पे रहे, 25,000 पे रहे, 26,000 पे रहे, तब मैं बेचूं। सो जैसे अब एक चीज आपसे पूछना भी ठीक है कि 2026 में जैसे अभी साल स्टार्ट हुआ है, तो इस साल में इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे रहने वाला है, एंड एज अ इन्वेस्टर कैसे क्या अप्रोच रख सकते हो, और एज अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो उनको ऑप्शन ट्रेडिंग अभी भी कंटिन्यू करनी चाहिए, या वैसे तो बहुत ही कम हो गए हैं और जो कर रहे हैं उनको रखनी चाहिए, या उनको भी अब शिफ्ट होना चाहिए? तो जैसे आपका क्वेश्चन ही 2 पार्ट में है तो मैं आंसर 2 पार्ट में देता हूँ। फॉर इन्वेस्टर्स, अगर आपका व्यू है से कि ये पैसे मुझे 10 साल बाद जरूरत पड़ेंगे, तब तो आप इन्वेस्ट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा जितना मार्केट गिरे उतना आपके लिए फायदा है। बट अगर आपको से 1 साल बाद जरूरत है कि आपकी शादी होने वाली है, या घर में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, या फ्लैट का डाउन पेमेंट करना है, या से 2 साल बाद घर में कोई फंक्शन है, तो अभी ये टाइम नहीं है कि पैसा आप मार्केट में रखो। उस पैसे को आप गोल्ड सिल्वर में रखते, उस पैसे को आप बैंक में भी रखते, ज़्यादा सेफ्टी नेट रहेगा रेदर देन मार्केट। बट अगर ये पैसे आपको 10 साल बाद जरूरत है तो अभी वो टाइम है जहां आप रख सकते हो मार्केट में पैसे। आप जितना रखोगे उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो आपको फायदा ही देगा। लेकिन अगर आपने ये सोच के रखा है कि नहीं मेरे को तो 1 साल के बाद घर में शादी है तो मैं स्टॉक मार्केट से पैसा डबल कर लेता हूँ, वो 0 हो जाएगा, तो शादी के लिए फिर लोन लेना पड़ेगा, तो वो मत करिएगा।
अभी वो टाइम नहीं है। विथ रिगार्ड्स टू ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए मैं एक चीज कहूंगा कि देखिए ऑलरेडी सिस्टम से 80% लोग बाहर जा चुके हैं और वो सब क्रिप्टो में आ गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्रिप्टो में आ जाओ, क्योंकि जिसको आना वो खुद आएगा, हम लोग क्यों बुला के करेंगे, जिसको आना है वो आएगा अपना। ऑप्शन ट्रेडर्स जो आज बचे हुए हैं, अगर आपको ट्रेड करना है ऑप्शंस करिएगा, बट वेट करिए कि इंडिया विक्स 13 के ऊपर जाए। लेस देन 13 इंडिया विक्स रहेगा तो ना ऑप्शन सेलर का पैसा बन पाता है ठीक से, ना बायर का बन पाता है। आप कहोगे कि सर आज तो मार्केट गया था, आज पैसा बन गया, तो आज यस क्लीन मूव था, रोज क्लीन मूव नहीं रहेगा। तो जिस दिन क्लीन मूव नहीं होगा नहीं पैसा बनेगा। इंडिया विक्स जब 13 के ऊपर चला जाता है, 13 to 15 एक स्वीट स्पॉट होता है। उसमें क्या है कि डेली थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट को आपका डायरेक्शन सही हो गया, आपने जजमेंट लिया, आप या तो ऑप्शन बायर हो तो भी कुछ कमा सकते हो, सेलर हो तो भी कुछ कमा सकते हो। बट अगर उसके नीचे चल रहा है, प्लीज उस समय ऑप्शन ट्रेडिंग मत करिए। आप 5 लॉट ऑप्शन के बदले अगर पॉसिबल हो तो 1 लॉट फ्यूचर्स ट्रेड कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। और अगर ना करें तो ज्यादा और अच्छा है। रिजल्ट तो सबको पता ही है, 91% ट्रेडर्स लूज करते हैं एंड 9% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल हैं। वहीं पे फ्यूचर्स का जब आप डेटा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें 40% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल है। और यही रीजन है कि लोग क्रिप्टो में माइग्रेट करेंगे। क्रिप्टो में आपको लेवरेज मिल जाता है तो आप वो कर लेते हो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर लेते हो, तो वहाँ रिजल्ट थोड़ा सा बेटर हो रहा है, इसलिए लोग वहाँ टिक रहे हैं। बट क्रिप्टो का अपना अलग प्रॉब्लम है, वो अपना अलग रिस्की जोन में चलता है, वो बहुत वॉलेटाइल है। वहाँ 2% 4% का मूवमेंट नॉर्मल है, यहाँ हमें आदत नहीं है 2% 4% की मूवमेंट देखने की। तो एसेट क्लास अलग है, जैसा जरूरत है, जैसा रिक्वायरमेंट है। बट यस, कोशिश करना है इस साल पैसे बचा के रखने की। ओके, ये पैसे बचे रहेंगे ना, आप बैंक में भी रखते हो ना, पैसे बचे हुए हैं, लेकिन जरूरत जब पड़ गया, आप कुछ लोग कमेंट करेंगे सर बैंक बंद हो गया तो एक काम करना, 5 लाख तक आरबीआई का इंश्योरेंस है पर पैन पर बैंक, तो आप 10 बैंक में 5-5 लाख रख दो। अब उससे ज्यादा अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मुझसे क्यों सजेशन लेने आ रहे हो? अगर उससे ज्यादा पैसे तो आपको अपना प्रॉब्लम मैनेज करना आना चाहिए। नहीं हो तो गोल्ड का बिस्किट खरीद के रख लो, वो अलाउड है खरीद के रखना, आप रख लो। तो वो चीज हो गई कि अब इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। एंड जैसे आपने बताया कि क्रिप्टो में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इंडियन मार्केट जो इतना स्ट्रिक्ट हुआ ऑप्शन ट्रेडर के लिए, जैसे कि जिसको लॉस करना है वो यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं लॉस करेगा। तो जितने भी ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते थे वो शिफ्ट होके क्रिप्टो में तो लॉस कर रहे हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? क्योंकि इंडिया इतना स्ट्रिक्ट है कि इंडिया से पैसे बाहर ना जाए। बट अब जैसे लॉस पहले इंडियन मार्केट में ही होता था, इंडियन मार्केट में सर्कुलेट होता था, तो ये ऐसा करना इनके लिए ठीक रहा या इन्हीं को ही बैकफायर कर गया? मैं समझता हूँ दुनिया में कहीं भी गैम्बलिंग कंट्रोल नहीं की जा सकती। yes. अगर आप कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हो, आप फ्यूटाइल एफर्ट कर रहे हो, वो एफर्ट वेस्ट है। दुनिया में कहीं गैम्बलिंग कंट्रोल नहीं हो सकती। तो हमने कोशिश किया कंट्रोल करने का, जिनको करना था वो करेंगे गैम्बल। yes. वो आपने यहाँ बंद किया वो इस पे करेंगे, कल आप क्रिप्टो बंद करने जाओगे वो बाइनरी करेंगे, वो कलर ट्रेडिंग करेंगे, वो कुछ भी करेंगे, जिनको करना है वो करेंगे। yes. तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ये कर सकता है कि लोगों को एडुकेट करे, लोगों को समझाए कि भाई क्या सही है क्या गलत है। अगर आप वो फोकस ले जाते हो ना तो चीजें इंप्रूव होंगी। बट आपका फोकस क्या है, ये बंद कर दो। बंद करने से क्या बंद हो गया? सेबी ने जब से ये डेटा पब्लिश करना चालू किया है, हर साल ट्रेडर्स के लॉसेस बढ़े हैं। फर्स्ट टाइम जब डेटा पब्लिश हुआ 40 करोड़ का लॉस था ट्रेडर्स का, अगले साल नंबर 75,000 करोड़ हो गया, उसके अगले साल नंबर 1 लाख करोड़ हो गया। तो नंबर तो हर साल बढ़ ही रहे हैं, तो नंबर तो कम नहीं हो रहा। आपने अगर इतना डिस्क्लोजर किया, इतना बताया, सब कुछ बताया, तो लॉस कम होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। इस साल हो सकता है कम दिखे, लेकिन वो पैसे चले गए होंगे क्रिप्टो में जहां लॉस हुए होंगे। अदर साइड ऑफ द टेबल का कोई ये नहीं देखता, कि हम बता रहे हैं कि जो ट्रेडर्स ने लॉस किया उनका लॉस 1 लाख करोड़ है भाई, लेकिन वही ट्रेडर कोई तो प्रॉफिट भी कमाया होगा। हम बता रहे हैं कि इतने ट्रेडर्स ने लॉस किया, इतना रुपया टोटल लॉस हुआ, बट ये लॉस किसी के पास तो गया है। किसके पास गया है वो? या तो कुछ सेक्शन ऑफ ट्रेडर्स के पास गया होगा, तो वो वेल्दी बने हैं। अब वो जब वो वेल्दी बने, काफी लोग बोलते हैं बंद क्यों नहीं कर देता है गवर्नमेंट? जब उन्होंने पैसे कमाए तो टैक्स भरे हैं उन्होंने, जीएसटी भरा है उन्होंने, सारे एक्सपेंसेस उन्होंने पे किए हैं, प्लस अपने यहाँ 10 एम्प्लॉयमेंट रखे हैं, 10 लोगों को सैलरी दे रहे हैं, उनका घर वो चला रहे हैं। कुछ हो सकता है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कमाए होंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी गवर्नमेंट को टैक्स देके जा रहे हैं। अभी जीएसटी के ऊपर पेनल्टी लगी ना गवर्नमेंट की, तो 6-7 हज़ार करोड़ उन्होंने डिपॉजिट किया ना, राइट? तो पैसे लग रहे हैं, उनके भी पैसे लग रहे हैं, उन्होंने किया, तो वो भी कमा रहे हैं, वो भी टैक्स दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसको बंद क्यों नहीं करेगा? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल रहा है, प्लस
जो लोग लॉसेस कर रहे हैं उनके भी मेजर कंपोनेंट ऑफ द लॉस ट्रेडिंग फीस ही होता है। यस, हाँ, ब्रोकरेज उसमें भी मेजर कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट का। तो सबका बिजनेस चल रहा है इससे, देखिए, इसीलिए ये चीजें बंद नहीं हो रही हैं। तो और इस चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है कि आप लॉसेस ज्यादा ना करें बाय एक्सप्लेनिंग यू, बाय एडुकेटिंग यू। अब एडुकेशन की जब बात आती है तो फॉर्मल एडुकेशन ये सब चीज़ का तो कहीं है नहीं इंडिया में। जो लोग सिखाते हैं उनका धीरे धीरे इंटेंट गलत होने लग जाता है। तो आए दिन हमें न्यूज़ आता है कि इन्होंने इतना करोड़ रुपया कमाया ट्रेडिंग से, सॉरी ट्रेनिंग से तो नंबर आता ही नहीं कहीं बाहर, ट्रेनिंग वाला ही आता है। तो उन पे पेनल्टी लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो। और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि अगर कोई अच्छा ट्रेडिंग कर रहा है तो वो रिकॉर्डेड कोर्स तो फिर भी अपना एक बार रिकॉर्ड करके एफर्ट डाल के भेज देगा कि एक बार 2 दिन ऐसे हम लोग बैठे रिकॉर्ड किए और पब्लिश कर दिए। हम लोग एक बार का वन टाइम एफर्ट लगा, वो रिकॉर्डेड कोर्स बिक रहा है। लेकिन जिनका ट्रेडिंग अच्छा चल रहा है उनके पास इतना टाइम होगा ही नहीं कि वो कभी क्लास में जाएं, कोर्स कराएं, मार्केट में चार्ट दिख के अच्छा देखो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। अरे भाई, अगर उस समय अगर अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो आप पैसा बनाओगे ना यार। एक ट्रेड लोगे तो जो कोर्स की जो टोटल फीस है ना उससे ज़्यादा रिकवरी हो जाएगी। बट क्या है कि गेम क्या बन गया है, वो रिस्क फ्री इनकम है। यहाँ लॉस का भी रिस्क है, एसएल का तो रिस्क है ही, लॉस का भी डर है। तो लोग क्या हो गए कि लोगों को कंफर्टेबल मनी दिखने लगा, तो लोगों ने एडुकेशन को इसको बिजनेस बना दिया और गंदा वाला बिजनेस बना दिया। देखिए, एडुकेशन के अगेंस्ट में नहीं हूँ, और जो भी टीचर्स एडुकेट कर रहे हैं वो कमाने चाहिए, उनको एडुकेटली पैसा मिलना चाहिए, उनका एडुकेट कंपनसेशन होना चाहिए। लेकिन उसको आपने बिजनेस ही बना दिया तो वो भी गलत हो गया। तो अब एडुकेशन आपने प्राइवेट एडुकेटर पे छोड़ा तो वहाँ वही ये सब इशू होने लग गया। और गवर्नमेंट के भरोसे आप बैठोगे या गवर्नमेंट बॉडीज के भरोसे आप बैठोगे तो उनके यहाँ लोग इतने टेक्निकली एडवांस लोग नहीं है, नॉलेजेबल लोग नहीं है, क्योंकि उनकी जब हायरिंग हुई थी तो ये सब कंसेप्ट ही नहीं थे तब। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज आप सेबी में किसी को बोलोगे कि ऑप्शन फ्यूचर्स क्या होता है तो उसको पता नहीं होगा, लेकिन वो चीज को एक्सप्लेन करना शायद उनके लिए डिफिकल्ट हो, टेक्निकल टर्म्स में डिफिकल्ट हो, क्योंकि उनका काम ये नहीं है। उनको तो आपने लगा के रखा है कि भाई कौन कितना पैसा कमा रहा है वो जोड़ते रहो कैलकुलेटर पे। उनको तो आपने टेक्निकल नॉलेज कभी दिया ही नहीं तो वो भी सिखा सकते थे, बट वो विंग पे कौन फोकस करेगा। तो यही चीज है। अब जैसे मान लो NSE BSE के भी इंस्टीट्यूट्स हैं, बट लोग वहां जाके क्या सीखेंगे, क्योंकि वहां के एम्प्लॉइज को ऐसे ही ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं है। तो जिन्होंने खुद ट्रेडिंग नहीं करी, इन्वेस्टिंग नहीं करी, उनको क्या समझ में आएगा। डेफिनेटली तो ये भी एक चैलेंज है। तो हम हमारे यहाँ अच्छा अभी कुछ दिन पहले सेबी ने अभी तो सेबी ने एक अच्छा की चीज ये किया है कि सेबी ने खुद कहा कि चलो ठीक है, हम लोग ने जो रूल डाला था कि 3 मंथ्स पुराना डेटा आपको यूज करना है, 3 मंथ्स कुछ ज्यादा हार्श हो जाता है, एक काम करो 1 मंथ कर देते हैं इसको। सेबी ने लोगों से फीडबैक डेफिनेटली लिया होगा मार्केट पार्टिसिपेंट से कि नहीं यार 3 महीने तो कुछ ज़्यादा ही पुराना रहता है, 1 महीना का रखो तुम। तो चलो ठीक है, उसमें ये लोग एडुकेशन की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे एडुकेट करने का। बट मैं ये कह रहा हूँ कि 1 महीना पुराना डेटा भी क्यों, आप 1 दिन पुराना ही बोलो ना। जो चीज हो चुका उसमें कोई जाके कुछ कर सकता है क्या? डेफिनेटली। तो 1 महीना भी क्यों वेट करना। अगर मान लो आज ही मार्केट 330 बंद हो गया और मेरे को रिलायंस का प्राइस एक्स अमाउंट दिख रहा है, तो क्या मैं उसको जाके चेंज कर सकता हूँ? नहीं। तो मैं 30 दिन तक क्यों वेट करूँ? यस, डेफिनेटली। अगर मैं आज के बेसिस पे एडुकेशन दे पा रहा हूँ, ये रिसेंट मेमोरी में भी रहेगा। 30 दिन पहले तो क्या होता, ना मुझे याद रहेगा ना कोई लिसनर को याद रहेगा। तो ये चीज इंप्रूव की जा सकती है। बस वही है कि ये सब क्या सजेशंस हैं, विथ टाइम धीरे धीरे रेगुलेटर भी समझता है, वो सब चीजें एक संग नहीं कर सकता, वो हर चीज को टेस्ट करता है पहले। तो वो धीरे धीरे कर रहे हैं, कोशिश वो कर रहे हैं कि किस तरीके से ये चीजें रिड्यूस हो। इंटेंट अच्छा है, बट क्या है, एग्जीक्यूशन पे हम हर जगह पीछे हट जाते हैं, एग्जीक्यूशन में हम मार खा जाते हैं। आगे चल के मेरे हिसाब से जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, इम्प्रूवमेंट्स ही आएंगे। बट एडुकेशन ना ऐसा कोर चीज़ है जिसपे बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। और ये सिर्फ मैं फिनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में हर चीज़ों में एडुकेशन की ज़रूरत है। बेसिक सिविक सेंस से लेके आप हर चीज़ में आपको एडुकेशन इम्प्लांट करने की ज़रूरत है। अब ये कब होता है, कैसे होता है, वही देखना है। जैसे आपने बताया कि अपना एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी से मैं आपसे एक चीज़ अभी आपसे पूछना चाहूँगा। अभी जैसे फरवरी मंथ आ जाता है तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ आ जाती है कि सर मेरे को ये बता दो बजट डे में क्या होने वाला है। जी। तो
इस बार का बजट डे क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंगली? क्या बजट डे वैसा रिएक्ट कर सकता है जो पहले 1-2 साल पहले करता था, या जैसे पिछले साल से चलता आ रहा है बिल्कुल स्टेबल वैसा चलेगा? तो आपने सेकंड पॉइंट जो बोला वही सही, ज़्यादा रेलिवेंट है। हो क्या गया है ना कि हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, उसमें हम थोड़ा सा ना ट्रैप हो गए, इन द सेंस कि हमारा जो टोटल इनकम है उसका 25% सिर्फ हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट जाता है। तो हमारे पास जो भी हमारा टोटल इनकम है उसमें हमारे पास रूम टू प्ले विद 75% का ही बचा है। अभी 75% में भी 60% तो ऑलमोस्ट आपके कमिटेड कॉस्ट है, यानी कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना, ये देना, वो देना, ये सब कमिटेड कॉस्ट है। जैसे हम डिफेंस बजट की जब बात करते हैं तो डिफेंस बजट का नंबर आता है 6 लाख करोड़, बट आप जैसे ही सैलरी कंपाउंड निकालोगे ना पता चलेगा कुछ हमारे पास पैसा ही नहीं है। जो खरीदना है एडिशनली परचेज करना है। ये हर फील्ड के संग हमारा प्रॉब्लम है। अब जैसे मान लो कोई भी एक योजना के लिए मान लो 10,000 करोड़ पास हुए, तो उस 10,000 करोड़ में से ना 8,000-9,000 करोड़ तो सिर्फ उसकी एडवर्टाइजिंग का बजट होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को उसको अवेयरनेस फैलाने में ही पैसा चला जाएगा। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन बहुत छोटा अमाउंट का होगा। जब तो उससे क्या होगा कि ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हैं ना वो चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। और ये आपने रिफ्लेक्ट देखा होगा कि लास्ट 2-4 साल में ऑन ग्राउंड बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। नाउ एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों को ये एक्सपेक्टेशन है मेरे टैक्स में कुछ कट मिल जाए एंड ऑल दैट। टैक्स कट लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अच्छा खासा दे दिया था, तो इस बार तो उनके पास ऐसे ही बफर नहीं है, प्लस ये इलेक्शन ईयर भी नहीं है। अगर इलेक्शन ईयर होता तो शायद आप उम्मीद भी करते, बट ये इलेक्शन ईयर भी नहीं है, तो आप उम्मीद ज़्यादा एज एन इंडिविजुअल लगा के बैठे हो तो कोई फायदा नहीं है। बस ये प्रे करिए कुछ एडवर्स ना आ जाए, कुछ खराब चीज़ ना आ जाए। जैसे लास्ट ईयर F&O ट्रेडिंग पे फीस बढ़ा दी गई थी इंडियन मार्केट में, कहीं उस तरह कुछ ना हो जाए। कैपिटल गेन में डिटरेंट डाल दिया गया था कि इतना अमाउंट के बाद कैपिटल गेन ट्रिगर हो जाएगा, कहीं वो सब चीज़ें ना चालू हो जाए। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब से कैपिटल गेन इंट्रोड्यूस हुआ कि इतना अमाउंट के ऊपर एक्स्ट्रा कैपिटल गेन लगेगा या कैपिटल गेन का परसेंटेज बढ़ गया, इंडिया में कैपिटल गेन हुआ ही नहीं। तब से मार्केट डल पड़े हुए हैं, कैपिटल गेन होगा ही नहीं तो कोई टैक्स कहाँ से देगा? तो ये चैलेंज आ गया। तो हम बस ये प्रे करें कि कोई बहुत ज़्यादा एडवर्स कुछ ना हो। बाकी तो नॉर्मल जो नंबर्स आते हैं, लास्ट ईयर 6 लाख करोड़ था तो इस साल 6.5 लाख हो जाएगा। 50 लाख करोड़ टोटल बजट पिछले साल था, तो जीडीपी हमारी अगर 8% ग्रो करिए तो वो इस बार 54,000 करोड़ से हो जाएगा, तो बस वही चलेगा। यस। एंड जैसे आपने बताया इलेक्शन ईयर था, तो मान लो कि अभी जो गवर्नमेंट रूल कर रही है एंड जब ये गवर्नमेंट कभी ना कभी हटेगी तो वो स्टॉक मार्केट कैसे लेगा? क्योंकि इस गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं हाथ तो है, या तो ओवर द टाइम ग्रो होना ही था। तो आपको क्या लगता है इसमें? अगर आप रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो कांग्रेस रिजीम्स में स्टॉक मार्केट ने ज़्यादा बेटर किया है कंपेयर टू बीजेपी रिजीम्स में। ओके। ये आप वाजपेयी जी का टाइम ले लें, आप मनमोहन सिंह जी का टाइम ले लें, और आप इनका टाइम ले लें मोदी जी का, तो आप कंपेयर कर लें, और इसके पहले भी पिछले सालों में भी चले जाए तो आपको ये दिखेगा कांग्रेस रिजीम्स जब भी रही है पावर में तो स्टॉक मार्केट ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है। इनफैक्ट इंडियन मार्केट में आज तक अपर सर्किट सिर्फ 2 ही बार लगा है, और दोनों एक ही दिन लगा है, और वो दोनों एक ही दिन तब लगाए जब मनमोहन सिंह रीअपॉइंट हुए थे, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट थे। और मेरी एज जो है, तो मैं अपने एज के हिसाब से बताऊं तो मैंने 10 साल मनमोहन सिंह जी के भी देखे थे, इनके भी देखे हैं। तो मुझे ये लगता है पर्सनली कि इंडिया का जो गोल्डन पीरियड था ना वो था 2002-03 से लेके 2011-12 तक। जब से कॉमनवेल्थ गेम हुआ, स्कैम वगैरह का वो चालू हो गया, तो लास्ट मनमोहन सिंह जी के लास्ट 2-3 साल सिर्फ स्कैम ये न्यूज़ में गए। आज तक वो स्कैम प्रूफ हुए नहीं हुए वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है, अपने उसमें नहीं जाते हैं क्योंकि वो पॉलिटिशियंस का काम है, हमारा वो काम नहीं है। बट वो जो 2002 से 2010-11 तक का जो टाइम था ना वो इंडिया का ऐसा गोल्डन पीरियड था जिस समय इंडिया में नॉर्मल लोगों का अपलिफ्टमेंट हो रहा था। मिडिल क्लास लोग अपलिफ्ट हो रहे थे, लोगों के पैकेजेस बढ़ रहे थे, मिडिल क्लास इकोनॉमी बढ़ना चालू हुई थी। जो फ्लैट वगैरह के इतने कल्चर आ गए, हाई राइज के कल्चर आ गए, सब उसी समय आए, नए एयरपोर्ट्स, नए सब कुछ प्लानिंग उसी समय चालू हुआ। उस समय इंडिया में एक्चुअली अबंडेंस फ्लो कर रहा था। और उसका मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न ये था कि एक इकोनॉमिस्ट ने 5-6 साल गवर्नमेंट को चलाया, उसने एक डायरेक्शन विजन दे दिया, तो उनके पास ये पूरी पावर थी कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी सब चीज़ें हम मान सकते हैं कि अगर मान लो उन्हें पैसे एलोकेट किए और किसी ने चोरी कर लिए तो वो कोई क्या कर सकता है। हाँ, आप उनको वीक प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हो, जो बोलना है बोल सकते हो, बट हर पैरामीटर में उस समय ज़्यादा बेटर कर रहे थे। और ये काफ़ी लोगों को कंट्रोवर्शियल भी लगेगा, लेकिन अभी हम अगर देखें तो अगर आप स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हो भी, लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी 8% ग्रो कर रही है,
ग्राउंड रियलिटी में पब्लिक रो रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा है या इकोनॉमी 5% पे ग्रो करे बट ग्राउंड में पब्लिक खुश हो? यस, ये बेटर है, ज्यादा बेटर वही होगा। आज की डेट में हमारी इकोनॉमी 8% पे ग्रो कर रही है, बट ग्रोथ में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि हमारा इन्फ्लेशन दिखाया जाता है 0%। अब 0% इन्फ्लेशन सही है या नहीं है किसको पता, और ये मानने वाली बात है क्या कि हमारे यहाँ 0% इन्फ्लेशन है? हर साल प्रॉपर्टी के प्राइसेस 10-20% बढ़ रहे हैं, रेंटल इनकम 10-12% बढ़ जा रहा है, हर प्रोडक्ट का प्राइस 10-15% बढ़ जा रहा है, तो हमारा कैसे हम कह सकते हैं कि ये इतना ही है? तो उसके कारण क्या है, अब इन्फ्लेशन हम कम दिखाते हैं तो जीडीपी कैलकुलेशन का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन विल बी द रियल जीडीपी। अब हमारा इन्फ्लेशन अगर लेस देन 1% है तो हमारा जो सब्ट्रैक्टिंग कंपोनेंट है वो कम है। अब मनमोहन सिंह की समझ क्या था कि नॉमिनल ग्रोथ हमारा होता था 15%, 10% इन्फ्लेशन होता था, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की रही है 15%, इन्फ्लेशन था 10%, सब्ट्रैक्ट किया आपने तो 5% ग्रोथ दिखता था। आज हमारा ग्रोथ है 8%, और सब्ट्रैक्शन जीरो है, तो 8% आपको नंबर बड़ा दिखता है। बट अगर ये आज भी 15 ग्रोथ करे और इन्फ्लेशन 7% रहे तो 8 ठीक है, तब वो रियल ग्रोथ दिखेगा। तो रियल ग्रोथ ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है अभी, और इसी कारण यही कारण है FIIs भी भाग रहे हैं इंडिया से, क्योंकि अगर आप डॉलर टर्म्स में निफ्टी का रिटर्न देखोगे ना तो अभी सबको लग रहा है निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, डॉलर टर्म्स में निफ्टी आज भी अपने ऑल टाइम से 10% नीचे है। तो उस तरह से हम ग्रो ही नहीं कर पा रहे, और हमारे 7-8% का इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, डॉलर टर्म्स में वो जीरो है इफेक्ट उसका, तो फायदा क्या कहाँ हो रहा है? और यही रीजन। अच्छा, एक चीज और है जो रघुराम राजन वगैरह ने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स ए के शेप इकोनॉमी, और ये के शेप इकोनॉमी हर जगह है, जितने भी डेवलप कंट्रीज आप देखोगे ना, एक्सेप्ट फॉर चाइना जो अपने आप को आज भी डेवलपिंग मानता है बट वो डेवलप ज्यादा हो चुका है, एक्सेप्ट फॉर चाइना हर कंट्री में ये के शेप पैटर्न नहीं है, या तो पीपल आर वेरी वेल्दी या फिर पीपल आर वेरी पुअर। तो हर मेजर कंट्री में यही है। यूएस भी आप जाओगे तो कैपिटलिस्ट कंट्री है, कुछ लोग ऐसे इतना वेल्थ है कि उनका कोई हिसाब नहीं है, अब बेसिक में बाकी लोग बेयर मिनिमम पे सर्वाइव कर रहे हैं। अनलेस आप 4-5 वो जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, वहाँ बात करो जहाँ एगैलिटेरियन सोसाइटी है, वहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोग का सिमिलर इनकम होता है, बाकी जगह ऐसा नहीं है। तो बाकी हर जगह यही है। अब इंडिया में भी धीरे धीरे वही डेवलप होते जा रहा है कि छोटे प्लेयर्स, छोटे किराना दुकान, छोटे शॉप्स, मतलब पहले मुझे याद, आप लास्ट अप्रैल पे चाय कब पिए थे? बहुत पहले, राइट, लेकिन आज से 5 साल पहले ये कॉमन था, बहुत कॉमन था। आज टपरी भी ज्यादा नहीं दिखाई देती है, कभी अतिक्रमण वाले हटा देंगे तो वो बेचारा दोबारा लगा ही नहीं पाएगा, और कभी आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, आपको दिखेगा सामने कोई ब्रांडेड टी शॉप, आप वहां जाके चाय पियोगे। तो जो चाय पहले आप 5 रुपये पाते थे, आज वो 40 आप स्पेंड कर रहे हो, तो इकोनॉमी वाइज आप ज्यादा स्पेंड कर रहे हो, लेकिन एक्सेसिबिलिटी का चेंज पूरा आ गया, तो छोटे प्लेयर्स खत्म हो गए, बड़े चाय वाले चेंज खुल जाएंगे। तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि बड़े प्लेयर्स का ही ये सिस्टम रह जाएगा, एंड ये हर जगह दिख रहा है, ये सेम चीज होते हुए हर फील्ड में दिख रहा है। मैंने चाय का एकदम बेसिक एग्जांपल दिया, हर फील्ड में यही दिख रहा है। सो अभी जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग, जैसे छोटी मोटी चीजें भी हट गई है, तो ऐसे ही छोटे मोटे जो ट्रेडर्स थे उनको हटा देंगे तो फिर क्रिप्टो की तरफ हो जाएंगे, या फिर जैसे गोल्ड ट्रेडिंग आजकल ट्रेंड पे है, लोग वहां शिफ्ट होंगे? फिर होंगे या हो चुके, सोचिए, हो चुके हैं, ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, क्योंकि वहां एंट्री बैरियर नहीं थी, आपके पास सिर्फ $20 भी था, मतलब 15-16-2000 रुपया आप एंटर कर सकते थे, और सिर्फ लॉन्ग करके ही तो बैठना था। तो जब तक गोल्ड, सिल्वर और इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेंड एकदम क्लियर है, लोग उधर भागते रहेंगे, माइग्रेट करते रहेंगे। जब वहां ट्रेंड पॉज होगा तब वो सोचेंगे कि क्या करना है, और छोटे ट्रेडर्स धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों का कैपिटल एक बार डेंट लग गया, बट बात समझिए कि ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट में छोटे ट्रेडर्स नहीं एंटर करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा जस्ट अभी ग्रेजुएट हुआ, उसको जॉब मिला, वो जॉब में जाना चालू किया, उसको फर्स्ट सैलरी मिली, तो फर्स्ट सैलरी तो वो पार्टी करके एंजॉय कर देगा। सेकंड सैलरी से वो सोचेगा कुछ जमा करे, तो पहले वो SIP जाएगा, 3-4 महीना SIP करेगा, उसको फिर कोई FNO में इंट्रोड्यूस करेगा, फिर जब वो FNO में आएगा तब वो देखेगा अच्छा क्रिप्टो भी होता है, गोल्ड भी होता है, ये भी होता है, वो होता है, तो उसके बाद वो एंटर करेगा। तो वहाँ भी नए नए प्लेयर्स रेगुलरली आते रहेंगे, और ये प्लेयर जैसे जैसे समझते जाएंगे मार्केट को, ये क्रिप्टो की तरफ, गोल्ड की तरफ इधर जाते रहेंगे। नाउ इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गोल्ड हम ऐसे में इमोशनल एसेट भी देखते हैं,
तो हम गोल्ड जब ट्रेड करते हैं ना, तो हम ये व्यू से ट्रेड करते हैं कि ये गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाते रहेगा, विच इज ट्रू फॉर INR गोल्ड, नॉट नेसेसरली फॉर इंटरनेशनल गोल्ड, क्योंकि इंटरनेशनली गोल्ड कभी कभी 5-5 साल तक हिलता नहीं है। ये सबको ट्रेडिंग मूव दिन का $5 दे देगा वो, बट जो अभी परपेचुअल इनकम बन गया था, लोगों ने $4,000 से लॉन्ग कर दिया, वो $1,00,000 पे जाके प्राइस को काटा, वो चीजें आगे नहीं चलेंगी। लेवरेज पे आप लॉन्ग करते गए $1,00,000 तक आपने कैपिटल पहुंचा दिया, वो चीज अब नहीं चलेगा। कहीं एक जगह जाके मार्केट होल्ड लेगा, जो होल्ड का वो कोशिश कर भी रहा है। इवेंचुअली यही दिखता है कि शायद $500 तक पहुंच के रुक जाए, $100-120 के आसपास पहुंच के सिल्वर रुक जाए। जब वो रुकेंगे वहां पे ट्रेडर्स को ज्यादा बड़ा डेंट लगेगा। कब होगा पता नहीं, बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई देता है। एंड जैसे जो पहले ट्रेंड चल रहा था, पहले जैसे एक हर्षद मेहता आए थे और उन्होंने काफी ज्यादा खींच लिया एक ट्रेंड स्टॉक मार्केट का, ऐसा कोई मैनिपुलेटिव पर्सन है जो इन केस ऐसे ट्रेडर हो या उनकी कोई फर्म, जैसे इन द सेंस कोई बिग नेम हो, और ऐसा कुछ हो जो फिर से इंडियन मार्केट का वही क्रेज वापस से ला पाए? इंडियन मार्केट का वापस से ये क्रेज लाना मेरे हिसाब से मुश्किल हो गया है। लाया जा सकता है, आप सारे इन्फ्लुएंसर्स को वापस से वेलकम करो इंडियन मार्केट में। जब तक इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे थे इंडियन मार्केट को, डेली ग्रो कर रहा था इंडियन मार्केट। कुछ इन्फ्लुएंसर्स की भी गलती थी, मैं ये नहीं कहूंगा इन्फ्लुएंसर्स सारे क्लीन थे, बट इतना रेस्ट्रिक्टिव रूल हो गया है कि इन्फ्लुएंसर्स बोलने में डरते हैं। अब वो डर के ना वो प्रमोट नहीं कर सकते मार्केट को। वापस से सारे इन्फ्लुएंसर्स, जैसे अभी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने क्रिप्टो की बात चालू करी, जो क्रिप्टो लोग मेन स्ट्रीम नहीं मानते थे वो उसको भी मेन स्ट्रीम मानने लग गए लोग। आप वापस अलाउ कर दो, सारे इन्फ्लुएंसर्स वापस से इंडियन मार्केट की बात करना चालू करेंगे, आप देखोगे वापस से इंडियन मार्केट में वही वॉल्यूम, वही जोश, वही जज्बा वापस आ जाएगा। यस डेफिनेटली, बट वो चीज पॉसिबल नहीं हो। अब ये होगा कलेक्टिव एफर्ट। आज जैसे अगर मैं बात करूं तो इंडियन मार्केट पे जब मैं पहले वीडियोस डालता था तो मेरी 330 मार्केट ओवर होती थी, 435 के बीच में वीडियो आती थी, और उस समय से लेके रात को 10-11 बजे तक इस तरह से 15-16 वीडियोस आते थे टॉप इन्फ्लुएंसर्स के। सब लोग एक पब्लिश करते थे, और छोटे इन्फ्लुएंसर्स जो धीरे धीरे ग्रो करना चाहते थे उस तरह के भी 100+ इन्फ्लुएंसर्स होते थे जो पब्लिश करते थे। आज इंडियन मार्केट पे सिर्फ 2 या 3 क्रिएटर्स ही वीडियो बना रहे हैं। तो अब आप इमेजिन करो कि जो 100 इन्फ्लुएंसर्स जो रीच पुल आउट कर पा रहे थे, क्या वो 2-3 इन्फ्लुएंसर्स मिलके पुल आउट कर पाएंगे? भले वो कितने भी अच्छे हों, कितने भी बुरे हों, बट वो मास नहीं क्रिएट कर पाएंगे। यही एक चैलेंज आ गया। तो अब वापस रिवाइव करने के लिए वही होगा, आपको इन्फ्लुएंसर्स को फिर से फ्री हैंड देना होगा कि आप सिखाओ, जो सिखाना है आपको सिखाओ। हाँ, बस ये है कि गलत काम मत करना। वही इसी वो तो एक बहुत लार्ज नंबर पे भी कुछ गलत हो चुका है, दैट्स इसीलिए अब प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सही किसको कहें। अब सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सेबी में बैठा हूं तो मैं भी शायद ये करता कि यार ये गलत, इतना ज्यादा गलत तो नहीं होने देंगे, तो वो भी अपने जगह पे सही बैठ कर रहे हैं। बट उससे क्या हुआ, मार्केट पूरा खत्म हो गया। पहले हर ब्रोकर अपने में कॉम्पीट करता था, किसी का 4,000 अकाउंट खुलता था, किसी का 4,100 अकाउंट खुलता था, ऐसा नंबर्स में फाइट होता था। आज वो टोटल मार्केट में अकाउंट्स उतने नहीं खुलते हैं। हमारे आप बार नंबर सुनोगे, 16 करोड़ डीमैट हो गए, 15 करोड़ डीमैट हो गए, बट कोई भी बात ये नहीं करता कि वो एक आदमी का 10 डीमैट है। एक्चुअल यूनिक पैन 4 करोड़ ही है, और वो नंबर नहीं ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो कि आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, बट जैसे कॉल एंड टिप्स ज्यादा चलते थे वो नहीं कर सकते? ऐसे भी तो इंडियन मार्केट तो आज भी अलाउड है ना, लेकिन उसमें रेवेन्यू नहीं है। लोग भी तो उसी तरह हैं, वो बोलते हैं सर सिखाओ मत। हाँ, या डेफिनेटली यस। पब्लिक की एक्सपेक्टेशन भी तो गलत है। मतलब मैं आपको सच बताऊं, कोई मेरे चैनल पे जाए और उसमें मेरी हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट, ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स प्लेलिस्ट वगैरह देख ले, मैंने सिखाने का हर चीज वहां सिखा के रखा है, बट मैं आपको लिटरली बताता हूँ, फ्री में सिखाया हुआ ना कोई नहीं दिखे। यस, क्यों नहीं दिखेगा पता है क्या? फ्री में तो सिखाया, तो फ्री का है, फ्री में कुछ अच्छा थोड़ी सिखाया होगा। अरे भाई मैंने कुछ बेचा ही नहीं है, तो मैं तो फ्री में ही सिखाऊंगा। तुम वही चीज पे करके सीखोगे। सीख बस इसलिए रहे हो तुम पे करके कि तुमको ये लगता है कि यार सर 2-3 टिप दे देंगे, अपना ट्यूशन का कॉस्ट तो रिकवर हो जाएगा। बट सर को ये पता है कि टिप तो दे नहीं सकते अपने, तो करें क्या? अब उनको आप मजबूर कर देते हो कि टिप दो, फिर वो बेचारे टिप देंगे। तो अगर टिप सही है तब तो पैसा आपका बन गया, आप खुश। जहां एक गलती हुई तो बोलोगे इसको स्कैमर है, ये तो खाली कोर्स बेचता है, इसको तो टिप भी नहीं आता, इसका सारा टिप गलत होता है। जबकि अगर किसी का 10 में से 6 ट्रेड भी सही हो रहा है तो वो अच्छा ट्रेडर होना चाहिए। लेकिन
लोग क्या करेंगे, वो 4 जो उसके गलत हुए उसको पकड़ के बैठेंगे, हाँ, और 6 को छोड़ देंगे। और 6 को छोड़ देंगे, जबकि गेम यही है, ट्रेडिंग इसी तरह का है, किसी की एक्यूरेसी मोर देन 60% नहीं है। तो लोगों ने एक्सपेक्टेशन भी गलत बना के रखे हैं, तो कहाँ से मैनेज होगा? तो सर जैसे आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात करी कि अब ज़्यादातर वो क्रिप्टो में है, बट इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट भी नहीं हो रहा, उनकी वीडियोस डाउन की जा रही है, तो वो कैसे मतलब लाइक हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में? आपका क्या व्यू है इसमें? तो जैसे मैं अभी बताऊं, जैसे बहुत लोगों को ये चीज़ की आइडिया नहीं होगी, बट अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि कुछ तो सेबी ने चैनल्स ही बंद करवा दिए, कुछ वीडियोस पे सेबी ने स्ट्राइक डलवाने चालू कर दिए, कुछ कीवर्ड्स उन्होंने दे दिए हैं यूट्यूब के एल्गोरिदम को और मेटा के एल्गोरिदम को। तो जैसे प्रॉफिट का वर्ड आ रहा है, या कहीं नंबर्स की बात हो रही है, बड़े नंबर्स की, जैसे कि मैंने इतने पैसे बनाए, उतने पैसे बनाए, वो सब चीज़ों पे स्ट्राइक चली जा रही है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने एक थंबनेल बनाया जिसमें मैंने लिखा ट्रेडिंग में लॉस कैसे करें, कोई देखेगा इसको? ऑब्वियसली मुझे लिखना होगा ना कि ट्रेडिंग में पैसे कैसे बनाए, राइट? चलो मेरा तो कंटेंट अलग है, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी टाइटल होता है, कोई मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट एक मेजॉरिटी ऑफ द फाइनेंस इन्फ्लुएंसर और क्या लिखेंगे? अगर मैं लिखता हूँ कि ट्रेडिंग में लॉस कैसे करें, आप मेरा वीडियो देखोगे? नहीं, डेफिनेटली मुझे तो लिखना ही पड़ेगा ना ट्रेडिंग में पैसे कैसे बनाए। जहां मैंने ये लिख दिया तो वो खराब हो गया। तो इस तरीके से मतलब डाउन कर दिया गया ना मोरल को, कि आप इमेजिन करो कि अब क्रिएटर को एक स्ट्राइक लग गई, उसको ये पता है कि सेकंड स्ट्राइक लगते ही थर्ड तो अपने आप ऑटोमेटिकली आएगी और चैनल बंद। अरे तो 2-3 महीने शांत हो जाओ। अब शांत होके क्या करोगे आप? वर्स्ट पार्ट ये है कि कोई सुनवाई नहीं है। आप YouTube से पूछो कि मेरी गलती कहाँ है, स्पेसिफिक पॉइंट बताओ, वो बोलेंगे आवर सिस्टम है जनरेटेड दिस। आप 2 बार फाइट करो, 3 बार फाइट करो, उसके बाद आपको पता चलता है अच्छा ये पर्टिकुलर पॉइंट में मेरा प्रॉब्लम था। तो यार प्रॉब्लम था तो तुम मेरे को पहला इंस्टेंस में ही बता देते, मैं अगली बार वो नहीं करता। मैं कोशिश करता उस चीज़ को अवॉइड करने की, बट मेरा सीधा चैनल ही उड़ रहा है। तो चैनल ग्रो करने में कितना एफर्ट लगता है ये आप और हम एज ए क्रिएटर हम समझ सकते हैं। और लिटरली चैनल्स लोगों को लगता है क्या है, यूट्यूब चैनल ही तो है। हमारे लिए भाई वो हमारा बच्चे जैसा है, एसेट। हमारे लिए वो एसेट है, और वो एसेट है जहाँ इमोशनल अटैचमेंट जुड़ी हुई है। क्योंकि हम जब बैठ के बोलना चालू करते हैं, आज हम जिस पेज में बोल रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं, हमारी फर्स्ट वीडियो आप जाके देखिए, आप खुद हंसेंगे कि यार ये क्या है वीडियो बना था। जब कुछ नहीं था तब से उससे कनेक्टेड, तब मतलब खुद इतना, आज मैं अपनी खुद पहले वीडियो को देखूँ ना तो मेरे को लगता था यार मनीष कितना लो क्वालिटी वीडियो बनती थी। आज भी मेरी वीडियो को बहुत हाई क्वालिटी नहीं है, लेकिन उस समय तो और नीचे थी। तो उसको हमने धीरे धीरे ग्रो किया। प्लस आज हमारा सोशल मीडिया सर्कल, हमारा लाइव सर्कल अपने कंटेंट के हिसाब से, काम के हिसाब से हमारा रिवॉल्व कर रहा है, और उस पर कोई डेंट मार रहा है। मतलब लिटरली ये हाल हो रहा है कि आपका हाथ कोई निकाल के लेके चला जा रहा है, तो आप हेल्पलेस ही हो जाओगे ना। तो बहुत दिक्कत है। और मैं पता नहीं क्यों मेरे को ये लगता है कि एक तरह से डिस्करेज किया जा रहा है कि आप फाइनेंस कंटेंट क्रिएशन में आओ ही मत। अगर फाइनेंस कंटेंट क्रिएशन में नहीं आएंगे उस कंट्री में जहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी ना के बराबर है, तो कहाँ आएंगे? सही बात। तो लोगों को और डूबने दो पैसा, वो पैसा डुबाते ना है, वो आप अलाउ करोगे, वो चलने दो। लेकिन कोई सिखाना चाह रहा है, नहीं सिखाना नहीं। मैं यही सिखाऊँ ना फिर कि लॉस कैसे करें, वो थंबनेल अलाउड रहेगा। तो अब से हम लोग यही कंटेंट बनाएंगे कि ट्रेडिंग में पैसे कैसे डुबाए, पैसे डुबाने का 100 नया तरीका। तो आएंगे लोग सीखने, और वो अलाउड भी रहेगा। बट पैसे बनाने का 2 तरीका हो सकता है, वो तो कोई बताए। वो जहां आप बताओगे तो आप खराब हो, आपको हटा दें। क्योंकि 2 चीजें हैं, जैसे मैंने बताया ना कि पैसे बनाने का आप कुछ सिखा ही नहीं सकते, और एज ए कंट्री यहाँ हम चाहते ही हैं कि लोग गरीब रहें। तो ये भी एक चैलेंज है। ना सीए बोल सकते हैं, ना सेबी रजिस्टर्ड बोल सकते हैं, कोई नहीं बोल सकता, कोई कुछ नहीं बोल सकता। और अच्छा एक चीज और, जैसे हम जैसे लोग तो कुछ फिर भी बोल देते हैं, बट जब हम ये बोल रहे हैं ना, हमें ये पता है कि हमें सुन रहे हैं लोग, रेगुलेटर भी सुन रही है, गवर्नमेंट भी सुन रही है, सब सुन रही है। हम चाहते हैं कि आप सुनो और कुछ तो पॉजिटिव जजमेंट लो, कुछ तो पॉजिटिव डिसीजंस लो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अलाउ कर दो कि हाँ जो करना है करो, नहीं, हम ये कह ही नहीं रहे। प्रॉपर रेगुलेट कर दो, सिस्टम डाल दो,
लॉ के अंदर ले आओ सबको, नॉर्म्स दे दो कि ये एडुकेशनल क्वालिफिकेशन कर दो या एक्सपीरियंस क्राइटेरिया कर दो। एडुकेशन में ये नहीं कहता हूँ कि जिसके पास एडुकेशन है सिर्फ वही बोल सके, बट एक एक्सपीरियंस क्राइटेरिया भी ले लो। चलो ठीक है, कोई 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, अगर वो लॉस में भी है ना, वो 50 चीज ज्यादा सीख के रखा होगा रेदर देन जो फर्स्ट डे ट्रेडिंग करेगा। तो आप वो सब क्राइटेरिया डालो तो सही, बट आप सीधा ब्लैंकेट बैन मत करो। क्यों? ब्लैंकेट बैन से कोई फायदा नहीं होना है, सोसाइटी का भी नहीं होना है, और जो इन्फ्लुएंसर अपनी एक रोजी रोटी चला सकता था, ऐसे ही हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, गोइंग फॉरवर्ड हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ने वाला है। एटलीस्ट बच्चे अगर ट्रेडिंग करते तो चलो 10% भी सक्सेस रेट होता, और 1 करोड़ बच्चे ट्राई कर रहे हैं तो 10 लाख लोगों का वो एम्प्लॉयमेंट है। और ये रेट तो हर चीज में है, और हर फील्ड में ये 90-10 का रेशियो है। अगर हम ऐसे कंट्री इंडिया की बात करें तो हमारा कंट्री कैसा है? 99 एंड 1% पीपल ऐसे हैं जो दुनिया में कहीं भी रह सकते हैं, कितना भी महंगा चीज अफोर्ड कर सकते हैं और कितनी महंगी चीज खरीद सकते हैं। 9% वो हैं जो अपनी लाइफ को चला रहे हैं, ठीक ठाक खाना खा पा रहे हैं, ठीक ठाक रह पा रहे हैं, भगवान के वजह से उनके पास घर भी है, थोड़ा बहुत कभी कोई घूम घाम भी लेते हैं। बाकी 90% इंडिया तो स्ट्रगल ही कर रहा है ना। वो तो बेचारा मतलब जैसे तैसे सर्वाइव कर रहा है, महीने के 28-30 आते रहते तक उसके बैंक में पैसे जीरो हो जाते हैं। चलो जीरो तो कभी कभी मेरे और आपके एक तारीख को भी हो जाते होंगे, क्योंकि कहीं पैसे लग गए, बट वो पैसे लगते हैं और इनके खत्म हो जाते हैं, ये डिफरेंस है। तो ये हर फील्ड में है। अच्छा, सीए की अगर जब हम बात करें, मेरा जो खुद का प्रोफेशन है, जितने लोग एंटर करते हैं और एग्जिट होते होते वो 1% ही होता है। यूपीएससी की तैयारी जितने लोग करते हैं, जितने लोग बनते हैं, 1% ही होता है। हर जगह रिजल्ट यही है, 1% ही पूरा मलाई खाएगा, 9% लोग सर्वाइव करेंगे। क्योंकि जो जिसने यूपीएससी की तैयारी करी उसके 9% बच्चे ऐसे होंगे जो उसका यूपीएससी नहीं निकला बट दूसरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल गया, और 90% तो फेलियर ही रहेंगे। सीए में ही जो मान लो 1% सीए बन गए, अपना निकल गए, अच्छा कुछ करने लग गए, बट जो बाकी रह गए ना, वो चूंकि उन्होंने मेहनत किया था, एफर्ट डाला था, या तो उनको एक सबड्यूट जॉब मिल जाएगा, या फिर वो वहां से एमबीए माइग्रेट कर जाएंगे, या सीएफए कर लेंगे, या तो वो सीएस कर लेंगे, या कॉस्ट अकाउंटिंग कर लेंगे, जो उससे एक टियर नीचे है। तो चलो अपना लाइफ तो बेटर कर लेंगे, तो 9% वो हो गया, लेकिन 90% उसमें भी फेलियर रहेंगे। हर फील्ड में ये है। डॉक्टर्स की हम जब बात करते हैं, दिल्ली डॉक्टर्स का हब है, लॉयर्स दिल्ली डॉक्टर का हब है, बट क्या इंडिया में जितने टोटल लॉयर्स हैं, क्या सब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जितना पैसा कमाते हैं? आप एक बार सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके देखो, गाड़ियां कौन कौन सी खड़ी रहती हैं, मतलब जितनी टॉप टियर कार्स होती हैं सब खड़ी रहती हैं। लॉयर्स कितना पैसा कमा रहे हैं, बट क्या हर लॉयर वही कमा रहा है? एक बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाके देखो, बाइक स्कूटी भी नहीं है। अरे वो तो ई रिक्शा से आते जाते हैं, वो भी ई रिक्शा का वेट करते हैं कोई कस्टमर पैसा दे दे। हाल खराब है, सही में हाल खराब है। एक टेबल स्पेस खरीदने का लोगों का पैसा नहीं होता, खड़े होकर काम करते हैं लोग। तो हर जगह हाल खराब है ना। 90% हर जगह स्ट्रगल है, वो ट्रेडिंग में भी है, वो दुनिया में कहीं भी रहेंगे, आप किसी फील्ड में रहेंगे यही रहेगा। एंड जैसे ट्रेडिंग में भी मान लो कि 10 लोगों ने स्टार्ट किया, 9 फेल हो गए, एक सक्सेसफुल बना, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गया। यूपीएससी में भी तो ऐसा है, हर जो टीचर है वही तो पढ़ा रहा है, जो मतलब यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाया वही पढ़ा रहा है, सबको सेम ही पढ़ाया जा रहा है। हाँ, कुछ तो स्टूडेंट में भी कैपेसिटी होगी, क्वालिटी होगी, वही आगे बढ़ेगा। वही एडुकेशन में भी है, फाइनेंस एडुकेशन में भी वही है। हम जो स्टॉक मार्केट से आएंगे वो भी वही रहेगा। क्लास अगर रहेगी उसमें 10 बच्चे अच्छा करेंगे, 10 बच्चे खराब करेंगे, और 40 बच्चे एवरेज रहेंगे। ये यूनिवर्सल है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। और इसी तरह सोसाइटी चलता है। हम एक ऐसी सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं जहाँ टोटल पॉपुलेशन ही 10,000 लोगों की है। हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे जेसीबी से खुदाई होती है तब 100 लोग पहुंच जाते हैं देखने के लिए। हम वैसे जगह हैं, किसी के घर गिर रहा है ना, वो बेचारा रो रहा होगा, उसको देखने के लिए 1000 लोग खड़े हो जाते हैं और आपस में गॉसिप करते हैं, इतना अच्छा घर था गिर रहा है। अरे भाई दया तो दिखाओ, वो दया भी नहीं दिखाएंगे, इतना अच्छा घर था गिर रहा है, लगता है 2 नंबर का पैसा होगा। नेगेटिविटी वहां भी चालू हो जाएगी। बात समझो कि हम ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ इतने लोग हैं, तो सबको सक्सेस कहाँ से मिलेगा? यस, आपको दूसरे के पॉकेट से सक्सेस निकालना है और अपने पॉकेट में डालना है। ये डेफिनेटली, वो आप जब तक कर पाओगे तब तक अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो खराब है। आपको हटाने के लिए बहुत लोग हैं, और जिस दिन आप एक लेवल डाउन हुए ना, आपसे ऊपर निकलने के लिए आपको डाउन नहीं करना है उनको, लेकिन आगे बढ़ने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं ना, तो वो आगे बढ़ेंगे। वही चीज चल रही है। यस, सो 2026 में आप क्या बोलोगे कि ये साल किसका हो सकता है, स्टॉक मार्केट का या क्रिप्टो पे? बेसिकली आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका फोकस किस पे ज्यादा रहना है। कैश का हो सकता है। कैश का?
पैसे बचाना ज़्यादा जरूरी है। अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, ट्रेड करते रहिए, 2-4 रुपए ऊपर नीचे निकल जाएंगे। जैसे आप स्पॉट के अच्छे ट्रेडर हैं तो स्पॉट मार्केट में या मतलब ETFs को सही लेवल पर खरीद लेना, ये सब काम जो करेगा, मार्केट जब थोड़ा सा नीचे मिले ETF सही टाइम पे आपने खरीद लिया, क्रिप्टोज नीचे मिले सही टाइम पे आपने 2-3 क्रिप्टोज खरीद लिए, जब आप ये कर लोगे ठीक है आपका अच्छा हो जाएगा। बट अगर आप जब ये नहीं करते हो तो दिक्कत आएगी। एंड जैसे आपने ETFs की बात करी, सिल्वर इतना ज्यादा पंप हुआ, अब कहानियां चल रही है कि सिल्वर और गोल्ड क्रैश होगा, आपका क्या से है इसमें? इसके पीछे लोग लॉजिक ये दे रहे हैं कि जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो सब ने डिजिटल फॉर्म में खरीदा है, जब सप्लाई मांगने जाएंगे तो सप्लाई नहीं है, ये लोग लॉजिक दे रहे हैं। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा। अभी कुछ दिन पहले निकल में हुआ था, इंडिया में ही MCX पे ये चीज़ हुई थी और लंदन में भी सेम चीज़ हुई थी। हो क्या गया था कि पहले ये लोगों ने मार्जिन बढ़ाए ताकि लोग कॉन्ट्रैक्ट्स राइट करना कम करें। एक समय ऐसा आ गया था कि 100 रुपये कॉन्ट्रैक्ट के लिए 120 रुपये मार्जिन देना पड़ रहा था। जनरली क्या होता है, अपने लेवरेज लेते हैं ना, वहाँ लेवरेज हटा दिया गया कि 120 रुपये मार्जिन लगना है, तो भी लोग पोजीशन अनवाइंड नहीं कर रहे थे कि जाने दो ऊपर, जाने दो ऊपर। फिर क्या होता है, एक्सचेंज का लास्ट ऑप्शन ये बचता है, सीधा कह देते हैं कि भाई अब स्क्वायर ऑफ मोड में हम डाल रहे हैं, यानी आपका जो पोजीशन है आप स्क्वायर ऑफ ही कर सकते हो। तब कहाँ पे आता है, जो क्रैश की जब बात होती है तो वो क्यों होता है ऐसा कि अब आपके पास नीचे में, अच्छा जब एग्जिस्टिंग पोजीशन ही अनवाइंड करनी है तो अगर आप बायर हो तो आप ऊपर के लेवल पे सेल करना चाहोगे, और आप सेलर हो तो नीचे के लेवल पे बाई करना चाहोगे, राइट। तो जो नीचे बाई करना चाहेगा, मान लो मार्केट में चल रहा है प्राइस 3,20,000 रुपये, ठीक है, तो जो बायर होगा ना, जो जिसने शॉर्ट किया होगा, वो चाहेगा कि 2,80,000 में मैं खरीदूं, और जो 2,80,000 में जिसने खरीदा वो चाहेगा 3,20,000 में मैं बेचूं। तो ऑर्डर में इतने बड़े बड़े प्राइस गैप देखेंगे। अब कोई ना कोई एक जन पैनिक करेगा, तो 3,20 वाला देखेगा कि यार तो मैंने 2,80 में खरीदा था, चलो कॉस्ट रिकवर हो रहा है, वो 2,80 में काट दिया अपना ट्रेड। अब मार्केट में प्राइस हो गया 280। अब 280 वाला प्राइस जब दिख रहा है तो अब ऑर्डर लगेंगे 300 और 260 पे। अब चूंकि नया पोजीशन आप फ्रेश लॉन्ग नहीं बना सकते तो एग्जिस्टिंग वाले ही काटेंगे, तो काटते 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 इवेंचुअली प्राइस लोअर सर्किट करके नीचे आ जाता है। ये चीजें होती हैं, बट ये लास्ट रिसोर्ट होता है, कोई भी एक्सचेंज ये करना नहीं चाहेगा क्योंकि इसमें बहुत लिटिगेशंस के इफेक्ट आते हैं। ये लास्ट रिसोर्ट है। जैसे CME ने अभी कुछ दिन पहले सिल्वर पे मार्जिन बढ़ाई, जिस दिन मार्जिन बढ़ाई थी इंस्टेंटली 10% गिरा था सिल्वर, बट उसके बाद 25% ऊपर चढ़ चुका है वहां से। तो अब नेक्स्ट टाइम जब वो मार्जिन बढ़ाएंगे फिर हो सकता है थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखे, बट ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ में डालना ये लास्ट रिसोर्ट होता है। ये कब आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के समय आएगा। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी आने वाली रहे उस समय अगर आपके बड़े पोजीशंस है तो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, दिक्कत आएगी। एंड आज के टाइम पे लास्ट ईयर से बहुत बोला जा रहा है कि म्यूचुअल फंड स्कैम है, तो आपको क्या लगता है, म्यूचुअल फंड स्कैम है या ये बस उसको, क्योंकि आजकल लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं तो जस्ट लोगों को हटाने के लिए? अब देखिए, क्रिप्टो भी स्कैम हो गया, स्टॉक मार्केट भी स्कैम हो गया, म्यूचुअल फंड भी स्कैम हो गया, FD में रिटर्न नहीं है, तो पब्लिक करे तो करे क्या? सभी चीज स्कैम है ना। इंश्योरेंस में भी आपको खराब प्रोडक्ट चिपकाया जाता है, राइट। हर जगह यही चीज है, सभी कुछ स्कैम है। उस स्कैम में सबसे लीस्ट जो स्कैम है वो आपको चूज करना है। हर तरीके से स्कैम, आप कैश घर में रखो तो भी स्कैम है, हर चीज स्कैम है। अब सबसे खराब में से सबसे बेटर स्कैम आपको चूज करना है। लाइक हर चीज को स्कैम बोल दिया है, हर चीज स्कैम हो गई ना। क्रिप्टो स्कैम, स्टॉक मार्केट स्कैम, ट्रेडिंग स्कैम है, म्यूचुअल फंड स्कैम है, कैश रखो वो स्कैम है, FD में पैसे नहीं बनते हैं, तो घूम फिर के सब चीज बदनाम हो चुकी है। अब मतलब कि पैसे अगर आपके पास हैं तो उसको आप कुछ मत करो, तो अच्छा कुछ नहीं करोगे तो कहाँ रखोगे? बैंक में। तो बैंक में रखोगे तो बैंक में क्या मिलना है? वहां भी कुछ नहीं। स्टॉक मार्केट में भी कुछ नहीं मिल रहा, एटलीस्ट यहाँ चांस है मिल जाने का, वहां वो भी नहीं है। तो हर चीज स्कैम लगता है सबको, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस, नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में जैसे पहले पैसे बनते थे, अब शायद उसमें डिफिकल्टी आए। लोगों को इंडेक्स फंड में, कमोडिटीज रिलेटेड फंड में या थीम रिलेटेड फंड्स में कंसंट्रेट करना, ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। चीज़ों को स्कैम ना बोल के हम उनको अगर ये सोचे कि अब क्या फोकस रखें हम, तो यस, इंडेक्स फंड्स आज भी फोकस में हैं। ऐसे फंड जो कमोडिटी रिलेटेड है वो आज भी फोकस में है, और ऐसे फंड जो फ्यूचर पोटेंशियल रखते हैं अच्छे रिटर्न देने का, वो भी उसमें है, तो वो चीज़ करना है। और आपसे बस एक दो चीज़ें और जाननी थी। एक, जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स में भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हो, सो जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, बट
ये तो एक क्राइसिस टाइप ही एक वो थी इवेंट जो हुआ था, बट उनका स्टॉक मार्केट क्यों 19 से 50% तक बढ़ गया? अब मैं आपको इसका बस एक ही चीज का कहूंगा, चीजों को कभी कभी पॉजिटिव वाई में दिखाना पड़ता है। यूएस इन्वेस्टर्स के पास बहुत पैसे हैं, तो उनको अगर ये मैंडेट दे दिया जाए कि ये स्टॉक मार्केट ऊपर करना है, तो वो इंडियन मार्केट हो, यूएस मार्केट हो या ग्लोबल कोई भी मार्केट हो, उसको वो ऊपर रख देंगे। इतना पावर है, पैसे बहुत है। पैसे बहुत। आप इमेजिन करो ना, यूएस का स्टॉक मार्केट इज 38 ट्रिलियन का मार्केट कैप, हमारा टोटल मार्केट कैप इज 4 ट्रिलियन। वेनेजुएला का तो बहुत छोटा होगा। बहुत। जितना हमारे यहाँ एक दिन में बाइंग सेलिंग होती है, उतना बाइंग सेलिंग तो शायद उनके 1 साल में ना होती हो। तो छोटा है पैसा उन्होंने डाल के 1-2 बिलियन डाल के पंप कर दिया मार्केट को, ताकि लोगों को लगे कि हाँ यूएस आने से पॉजिटिविटी मानी जा रही है। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी बड़ी कंपनीज होंगी उनको ये पता है कि अब यूएस अगर हमको लेता है तो जो हमारे पास सैंक्शंस हैं वो हटेंगे। जब सैंक्शंस हटेंगे तो हमारे लिए मार्केट दुनिया का खुलेगा। जब दुनिया का मार्केट हमारे लिए खुलेगा तो हम ट्रेड अच्छा से कर पाएंगे। तो मार्केट के फ्यूचर प्रोजेक्शंस देखते हैं, तो फ्यूचर प्रोजेक्शन में ये तो है ना कि यूएस अपने सैंक्शंस को थोड़ा कम करेगा, तो वही लग रहा है कि वो करेगा। तो सर अब जस्ट पॉडकास्ट के एंड में आपसे कुछ बातें क्रिप्टो फ्यूचर्स के लिए, उनके हेल्प के लिए, क्योंकि क्रिप्टो फ्यूचर्स करने वाली ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा है। तो क्रिप्टो फ्यूचर्स अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो उसको अप्रोच करने का बेस्ट वे आज की डेट में क्या है? पहला स्टेप लेवरेज। इंडियन मार्केट में आपको प्रैक्टिस ही 5x की। यहाँ पे आप स्टार्ट करना चाहते हो तो 10x 15x से करना स्टार्ट करो, यही रखो। क्रिप्टो में स्कैल्प करोगे आप इंडियन एक्सचेंजेस पे, कभी पैसा नहीं बना पाओगे। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, बट अगर कोई कर रहा है वहां पे तो वहां पे स्कैल्प करके फिर भी पैसा बना पाओगे, क्योंकि वहां पे चार्जेस कम है। नाउ जब हम बात करते हैं कि और क्या स्टेप्स हम देखें, तो इंडियन मार्केट में आप टाइम फ्रेम बड़ा रखो, बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करो। मतलब बिटकॉइन में अगर आप 1200 पॉइंट्स का टारगेट कोशिश करते हो चेज करने का, वो आइडियल सेटअप होगा। 200 पॉइंट के लिए ट्रेड करने जाओगे, चार्जेस में ही खत्म हो जाओगे। लेवरेज कम रख के पहले शुरू में प्रैक्टिस करो। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपके सेटअप पे आपको कमांड आ जाए, मान लो आपने ये में कई सेटअप बनाया, आपको सेटअप पे कमांड आ गया, तब आप लेवरेज बढ़ा सकते हो चाहो तो। होता क्या है कि जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आप लेवरेज कम रखते हो, और जब आपके एक्सपीरियंस कम रहता है तो आप 200x लेवरेज पे ट्रेड करते हो। तो पता चलता है कि 200 पॉइंट का मूवमेंट इधर उधर हुआ, आप लिक्विडेट हो गए। तो ये थोड़ा सा चैलेंज है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, बट ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि क्रिप्टो फ्यूचर आप करिए, ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटी वहाँ है, क्योंकि वहाँ टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से काम करता है। बट टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा रखिए। अगर पोजिशनल ट्रेड्स लेने हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि दिन भर का 3-4 घंटे का ट्रेड प्लानिंग करना है, आवरली टाइम फ्रेम पे रखिए। और आवरली टाइम फ्रेम पे एंटर तो आप कर गए, एग्जिट की प्लानिंग 15 मिनट्स पे, 5 मिनट्स पे, छोटे टाइम फ्रेम पे करिए। ये नहीं कि 1 आवर का वेट करें, क्योंकि 1 आवर में तो क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है। तो उस तरीके से प्लानिंग करिए। तो फर्स्ट स्टेप अपना लेवरेज कम रखिए। सेकंड स्टेप सेटअप पे फोकस करिए, एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बनाइए जो प्रॉपर आपको प्रोफेशनल रिजल्ट्स वहां पे दे सके। थर्ड आपको ये करना है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में लिक्विडेशन सबसे बड़ा एक पेन पॉइंट होता है। लिक्विडेशन प्राइस के ऊपर ही एसएल रखिए। तो पहले फिगर आउट करिए व्हाट इज योर लिक्विडेशन प्राइस, और लिक्विडेशन प्राइस के ऊपर आप एसएल रखिए, सो दैट क्या हो, आपका ट्रेड लिक्विडेट ना हो, एसएल लगे। उससे क्या होता है, लिक्विडेशन फीस क्रिप्टो एक्सचेंज में बहुत ज्यादा है, तो वो पैसे आपके बच जाएंगे। ये 3 चीज आप ठीक कर लोगे ना, तो बाकी ये ट्रेडिंग नॉर्मल इंडियन मार्केट ट्रेडिंग जैसी ही है, अलग से नहीं है ये। और एक चीज और है कि क्रिप्टो फ्यूचर्स में करते समय ये ध्यान रखना है कि लिक्विडिटी देख लेनी है। आप बिटकॉइन एथेरियम पे ट्रेड कर रहे हो, बहुत लिक्विडिटी है, आपके स्लिपेजेस नहीं लगेंगे। बट अगर आप कोई छोटे कॉइन, मीम कॉइन में फ्यूचर्स ट्रेड करने जा रहे हो, और मान लो अपनी बड़ी क्वांटिटी एक संग ऑर्डर मार दी, तो होता क्या है कि स्लिपेज में ही वो प्राइस बहुत ऊपर लेके चला जाता है, तो ट्रेड स्टार्ट ही आपके लॉस पे होता है। तो आपका डायरेक्शन सही होकर भी हो सकता है कि डायरेक्शन तक पहुंचते पहुंचते आपका खाली कॉस्ट ही रिकवर हुआ। तो मीम कॉइन्स में फ्यूचर्स में लिक्विडिटी होती है, यानी स्पॉट में लिक्विडिटी है, तो आप करो तो स्पॉट में कर लो छोटे कॉइन्स को। लेकिन बड़े कॉइन्स को अगर आपको करना है तो आप प्लीज कोशिश करो कि बिटकॉइन एथेरियम तक ही अपने आप को लिमिटेड रखो, और छोटे कॉइन्स में कर रहे हो तो स्पॉट में करो, ज्यादा अच्छा है।
ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपसे काफ़ी ज़्यादा बात करके अच्छा लगा, क्योंकि एक तो आज की बात छोड़ो, मैं तो आपको लास्ट 5 साल से पहले से मैं आपको देख रहा हूँ और मैंने आपसे कितनी चीज़ें सीखी है मुझे खुद को आइडिया नहीं है। मार्केट बंद होती थी, मैं कौन, लर्न मार्केट विद मनीष वीडियो, और कल क्या होना है, गैप अप गैप डाउन, क्या होना है वो करो। टू बी ऑनेस्ट मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये मैं देखता आ रहा हूँ पहले से। तो थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर। बस जाते जाते 2-3 बातें जो ट्रेडर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए। पहला चीज देखिए, ग्रीड कंट्रोल में रखिए। चीज़ों का प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। आप जैसे मेरे बाल एक दिन में तो उड़े नहीं है, इतने दिन लगे हैं। आप करण को देख रहे हैं, करण का भी देखिए सामने से धीरे धीरे बाल कम होते जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये जर्नी है, 5 साल 7 साल 6 साल आपको ग्राइंड करेगी, उसके बाद आपका रिजल्ट आना चालू होगा। तो फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल आप होंगे ऐसा मत सोचिए। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट्स हमेशा रिवॉर्ड करता है उनको जिनके पास लर्निंग होती है। लोग कहते हैं कि मेहनत से रिजल्ट मिलता है, मेहनत तो देखिए सच बताऊं हर आदमी करता है, रिजल्ट उसको मिलता है जिसका नॉलेज ज़्यादा होता है। तो जिसका जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उसको रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा। अब नॉलेज गेन करने का 2 तरीका है, या तो आप करण की वीडियो देखिए, मेरी वीडियो देखिए, या हम जैसे किसी भी और क्रिएटर की वीडियो देखिए। सर कुणाल सॉरी, आप कुणाल की वीडियो देखिए, मेरी वीडियो देखिए, या हम जैसे कुछ लोगों की और वीडियोस देखिए जो आपको कुछ सिखा सकें। अब और कोशिश करिए हर जगह से कुछ सीखने का, लेने का। मान लो हम एक प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है आप वो प्रोडक्ट को देखो। हम पिच कर रहे हैं क्योंकि हमें उसके पैसे मिलते हैं, लेकिन ये फोकस करो कि हम उसके संग और क्या सिखा रहे हैं। तो आपका फोकस कहाँ चला जाता है? वो नेगेटिव पॉइंट पे। तो आपके लिए फिर ट्रेडिंग बनी नहीं, क्योंकि आप खाली नेगेटिविटी सर्च कर रहे हो। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं सब में से पॉजिटिविटी ग्रैब करने की कोशिश करो, पॉजिटिव रहो, नॉलेज गेन करने की कोशिश करो, और जितना भी आपका ये रहे एफर्ट रहे वो नॉलेज को एनहांस करने में फोकस रहे, ना कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने में। क्योंकि नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट्स भी नेगेटिव ही आएंगे। बाकी तो यार देखो, सब कुछ सबके लिए सेम है, लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये अकेला मार्केट है जहाँ पे आपके पास कैपिटल 10 करोड़ हो या 10 लाख रुपए हो, ट्रेड वही है, चार्ट वही है, सेटअप वही है, एंट्री भी वही है, एग्जिट भी वही है, क्वांटिटी बस ऊपर नीचे होती है। यहाँ रिलेटिविटी नहीं काम करती है, यहाँ पे आपका कैपिटल काम नहीं करता, यहाँ आपका जजमेंट काम करता है। जजमेंट नॉलेज से आएगा, नॉलेज लर्निंग से आएगी। लर्निंग के लिए आप अच्छे अच्छे चैनल्स को देखो, लर्न करने की कोशिश करो, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो अपने पास। जितना पॉजिटिव रहेगा उतना अच्छा रहेगा। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। ऐसे ही और पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।